तो यार आज का पॉडकास्ट है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इतने ट्विस्ट और टर्न्स मैंने जितने देखे हैं पिछले 2 दिन में, चाहे वो फुटबॉल की बात हो चाहे क्रिकेट की बात हो, वो देख के मैं बिल्कुल भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता था कि ये 2 दिन ऐसे निकलने वाले हैं। हम लोग 5 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले कैसे दिल्ली कैपिटल्स ने दूसरी बार गुजरात टाइटंस को हराया है डिस्पाइट लुकिंग एज इफ कि गुजरात शुड हैव बीन बेटर। उसके बाद बात करेंगे कैसे आरसीबी ने सनराइजर्स को उनके घर पे जाकर धोया है। कहाँ 300 की बातें हो रही थी और कहाँ आरसीबी ने हर चीज़ पे पानी फेर दिया। ये कैसे हुआ इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे एकदम। साथ ही साथ 2 मैचेस का प्रीव्यू भी करना है आईपीएल में। लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का जो मैच है बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। टॉप 4 की रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस मैच को डिटेल में प्रीव्यू करेंगे। एंड संडे को होने वाले सीएसके वर्सेस एसआरएच के मैच को, जो कि इट इज़ गोइंग टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द टॉप 4। इनफैक्ट टॉप 2 में कौन आएगा उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस मैच को भी डिटेल में प्रीव्यू करा जाएगा। एज फार एज फुटबॉल इज कंसर्न, एक टॉपिक हमारे एजेंडा पे आज होने वाला है बीइंग अ बार्सा फैन, विच इज चावी स्टेइंग एट बार्सिलोना। इसके कई फायदे भी हैं और कई नुकसान भी हैं। कोई भी अगर इंसान आपको सिर्फ फायदे या फिर सिर्फ नुकसान बता रहा है तो दैट इज नॉट द ट्रू पिक्चर। तो आज हम एकदम डिटेल में एकदम अनबायस्ड होके अच्छे से हर चीज को एनालाइज करेंगे। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करेंगे दिल्ली वर्सेस जीटी के मैच के साथ। सबसे पहले मैच यही हुआ था एंड इस मैच में जाते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि गुजरात के लिए ये वन ऑफ द ईजियर मैचेस होने चाहिए विद ऑल डू रिस्पेक्ट टू दिल्ली, बिकॉज ऑल्दो दोनों ही टीम्स अभी लोअर हाफ में है, बट गुजरात हैज़ शोन मोर प्रॉमिस ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स एंड दिल्ली से ज़्यादा आसान टीम्स आपको मिलने नहीं वाली हैं। गलती पता कहाँ करी मैंने? एज ऑलवेज दिल्ली को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते आप, क्योंकि दिल्ली हैज़ बीन सो हॉट एंड सो कोल्ड। ऐसी कोई टीम नहीं है आईपीएल में जो कि इतने एक्सट्रीम परफॉर्मेंसेस देते हुए है जितनी कि दिल्ली ने दिए। या तो एकदम ही तगड़े मार्जिन से जीतेंगे, बढ़िया गेम्स जीतेंगे, या तो ऐसे हारेंगे कि मतलब आरसीबी को भी शर्म आ जाए। तो दिल्ली कैपिटल्स का आज अनफॉर्चुनेटली फॉर गुजरात टाइटंस वो अच्छी साइड वाला रूप देखने को मिला था हमें। एंड काइंड ऑफ यू कुड आर्ग्यू कि गुजरात ने थोड़ा कहीं कुछ हद तक बॉटल भी करा इस मैच को। कैसे हुआ एकदम डिटेल में एनालाइज करते हैं जल्दी से, ठीक है। टॉस होता है, गुजरात टॉस जीत के बॉलिंग करती है। इट मेड सेंस बिकॉज पिच एज वी ऑल नो फिरोजा कोटला की जो नई पिच है काफ़ी हाई स्कोरिंग होती है, रात को ड्यू पड़ने का भी चांस होता है, तो सेंस बनता है। बट पंत कहता है टॉस हारने के बाद कि इट वॉज अ गुड टॉस टू लूज, हमें तो पहले वैसे भी बैटिंग ही करनी थी। एंड मैं थोड़ा सरप्राइज था, सोचे कि आप एग्जैक्टली ऐसा क्यों सोच रहे हो। एक ही रीज़न हो सकता है कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो आप ऐसा स्कोर खड़ा कर दो जो कि अनअचीवेबल हो। सिर्फ वही एक लॉजिक हो सकता है। हमने पहले भी कई पॉडकास्ट में डिस्कस करा हुआ है, यही एक स्ट्रैटेजी होती है। एंड अगर ऐसा था तो आप पहले के 15 ओवर तक क्या कर रहे थे, वो स्ट्रैटेजी पे लिव अप तो कर नहीं रहा था। दिल्ली ने लिटरली आखिर के 5 ओवर में आके बैटिंग जो करी है उसके ऐसे वो ये गेम जीते हैं। सो नॉनदलेस बैटिंग को पहले करते हैं। चेंजेस बहुत सिंपल थे। देखो गुजरात की टीम एकदम सेम थी एज फार एज डीसी इज कंसर्न। वार्नर जो है बाहर हो गए थे एंड शाई होप अंदर आए थे। एंड एक जो इनका हमेशा हो रहा होता है ललित और सुमित के बीच में, वो स्वैप चल रहा होता है। दोनों ऑलराउंडर्स हैं, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर एक स्पिनिंग ऑलराउंडर, दोनों को आपस में चेंज करते रहते हैं। तो आज के मैच के लिए वही रोटेशन लगा, ललित बाहर और सुमित अंदर, ठीक है। रसीक को इन लोगों ने, रसीक धर जो है उनको इम्पैक्ट प्ले की तरह यूज़ करा। आई वॉज वेरी अनइम्प्रेस्ड विद हिम ओवर द पास्ट फ्यू गेम्स टू द पॉइंट दैट मुझे लगा था कि क्या सेंस भी है लेने का टीम में। और आज भी ऐसा नहीं कि बहुत ही एक्सेप्शनल बॉलिंग करी है, बट आप कुछ भी कह लो 3 विकेट लिए बंदे ने, एंड क्रूशल विकेट्स लिए, तो क्रेडिट वहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इनिंग्स पे बात करते हैं। दिल्ली पहले बैटिंग कर रही थी। फर्स्ट इनिंग्स के पावर प्ले में 44 रन बनते हैं, लेकिन 3 विकेट गिर जाते हैं। 3 विकेट गिर जाते हैं एंड तीनों के तीनों संदीप औरे के पास जाते हैं। अच्छा, इस मैच में बिफोर वी गो अहेड एनालाइजिंग द गेम, मैं एक चीज़ साफ साफ अभी से बोल देना चाहता हूँ, इसको मैं बार बार कवर नहीं करूँगा। इस मैच में जो फील्डिंग हुई है ना, वंस अगेन टिपिकल आईपीएल 2024 फील्डिंग स्टैंडर्ड्स। कुछ कैचेस ऐसे अनबिलीवेबल लिए गए कि क्या ही बात करी जाए, और कुछ कैचेस तो इतने गंदे छोड़े, कुछ चौके इतने टांगों के बीच में से छोड़े कि शर्म आ जाए अंडर 15 के बच्चों को भी देखते हुए। द स्टैंडर्ड्स ऑफ फील्डिंग हैव बीन वेरी लो इन दिस आईपीएल। ऐसा हो सकता है कि स्टैटिस्टिकली शायद कोई एक आईपीएल का सीजन आप ढूंढ के निकाल लो जिसमें स्टैटिस्टिकली फील्डिंग और ख़राब होगी, बट मेरी मेमोरी में, रिसेंट मेमोरी में तो मुझे ऐसा कोई आईपीएल और याद नहीं आ रहा जिसमें इतनी गंदी फील्डिंग हुई हो। डेफिनेटली कुछ कैचेस बहुत अच्छे थे। फॉर एग्जांपल वो एक फील्डिंग अभी पीस बहुत अच्छा था जो ट्रिस्टन स्टब्स ने रोका था, छक्का रोक दिया था। बट अब ये डिनाई नहीं कर सकते कि काफ़ी सारे लड्डू कैचेस छोड़े गए इस मैच में। इनफैक्ट पहले के पावर प्ले में जब दिल्ली बैटिंग करी थी तो गुजरात ने भी ऐसे ही करा है।
वो तो अच्छी बात है कि 2-3 कैचेस और अच्छे पकड़ लिए गए, चाहे हम लोग वो पृथ्वी शॉ की बात करें, चाहे हम लोग मैकगर्क की बात करें। अक्षर पटेल को नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए भेज दिया, इसके पीछे भी क्या थॉट था मुझे समझ में नहीं आया। ऑल्दो इट वर्कड फॉर डीसी दिस टाइम, बट इज इट इवन गुड फॉर अक्षर पटेल हिमसेल्फ? बिकॉज अगर वो इंडिया में वर्ल्ड कप खेलना चाहता है तो नंबर 7 से ऊपर बैटिंग नहीं आने वाली उसकी। एंड नंबर 3 पे जो रोल आप खेल रहे हो, आज उसको टाइम मिला बैटिंग करने का, इसीलिए उसने इतनी लंबी इनिंग खेली 50। इट इज ए सेकेंड 50 इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। उसके पूरे आईपीएल करियर में सिर्फ दूसरी 50 है और उसने ऊपर बैटिंग करी, इसीलिए मारी है। तो आई थिंक अगर इसको आप ऐसे ट्रीट करा जाए कि अच्छा थोड़ा बैटिंग की रिदम गेन करने के लिए ऊपर भेजें तो समझ में आता है, बट दिस कैन नॉट बी अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर हिम टू गेन अ स्पॉट इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड। मेरा पॉइंट ये है कहने का, ठीक है। संदीप वोरा एज ए सेड वो 3 विकेट लेते हैं यहाँ पे, सम ग्रेट कैचेस। शाई होप भी आउट हो जाते हैं पावर प्ले के अंदर ही, अपार्ट फ्रॉम द ओपनर्स। जब 10 ओवर खत्म होते हैं, 80 रन बन चुके थे, 3 विकेट गिरे थे, विच मेंट की और ज़्यादा विकेट नहीं गिर रहे, बट 36 रन इन 4 ओवरों में आ चुके थे, विच मेंट 9 रन एन ओवर। एक इंप्रूवमेंट हुआ रन रेट में, हमें दिख रहा है। क्यों हुआ है? बिकॉज ऋषभ पंत और अक्षर पटेल दोनों लेफ्ट हैंडर्स थे। राशिद खान एक राइट आर्म लेग स्पिनर, बॉल टर्न होकर अंदर आ रही है, बड़ा स्मार्टली टैकल करा राशिद खान को, क्योंकि बॉलिंग तो फिर बाद में नूर अहमद भी कर रहा था साथ के साथ, बट राशिद खान को जिस तरीके से लोगों ने टैकल करा ना, वो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि रन भी डिसेंट नंबर ऑफ रन आ ही रहे थे, साथ ही साथ विकेट एक भी थ्रो नहीं करा। तो नाउ यू आर सेविंग अ विकेट्स फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स, और वहां पे फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है पुल ऑफ करना, लेकिन डीसी ने इस मैच में करा है तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस लेवल का करा है कि वो हिस्टोरिक है। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे। जब 10 से 15 ओवर की फेस के बीच की बात करी जाए, ठीक है, 15 ओवर के बाद 127 रन हो चुके थे, एक भी विकेट और नहीं गिरता, अभी भी पंत और अक्षर पटेल ही बैटिंग कर रहे थे। दैट इज हाउ गुड दिस पार्टनरशिप वाज। गेम चेंजिंग पार्टनरशिप थी। आई वुड आर्ग्यू अगर यहाँ पे 6 से 10 ओवर के बीच में एक और विकेट गिर गया होता ना, इन दोनों में से किसी का भी, नेसेसरीली नहीं कि पंत का ही लेना है, अक्षर का भी गिर गया होता ना, तो उसका भी प्रेशर पंत पे बहुत एडअप होता। एंड शायद कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि गुजरात ने जो पहली गलती करी है, या फिर पहला जो एक अपॉर्चुनिटी मिस कर गए, वो यही था। पावर प्ले के बाद मिडिल ओवर्स में एक भी विकेट ना ले पाना। 6 से 15 ओवर, ये जो 9 ओवर होते हैं, मिडिल ओवर का जो फेज होता है, एक भी विकेट नहीं आया यहाँ पे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी गुजरात टाइटंस के लिए। रिगार्डलेस आगे चलते हैं। अक्षर पटेल ने स्टार्ट इनिशियली थोड़ा स्लो करा था बैटिंग में, पहले ऋषभ पंत बेटर स्ट्राइक रेट पे खेल रहा था, बट इवेंचुअली एज ही केम क्लोज टू हिज 50 उसने काफ़ी रीगेन कर लिया अपना फॉर्म, काफ़ी स्ट्राइक रेट भी रीगेन कर ली। तो मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, ओवरऑल स्ट्राइक रेट उसके 150 से ऊपर की ही थी। एंड जितना एक्सपेक्ट करो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से, इज नॉट विराट कोहली कि उसको उस लेवल का क्रिटिसिज्म मिले। सो वेल डन बाय अक्षर पटेल। मोहित शर्मा को जो डोमिनेट करा है 10 से 15 ओवर के बीच के फेस पे, तो डोमिनेट करा ही करा है। आखिरी 2 ओवर में तो जब वो डेथ ओवर्स में था तो अलग ही लेवल का डोमिनेशन था, उसके ऊपर भी आएंगे। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है शुभमन गिल का, एंड यहाँ पे कप्तानी पे क्वेश्चन आना चाहिए। आई वॉज पर्टिकुलरली इंप्रेस बाय हिज कैप्टनसी इन द लास्ट गेम वर्सेस पंजाब। मैंने बहुत तारीफ भी करी थी, बट ऑफकोर्स यार हर बंदा हर दिन अच्छा नहीं होगा ना, तो एक बुरा दिन भी आता ही आता है। एंड आई थिंक आज वो एक बुरा दिन था शुभमन गिल की कप्तानी का, बिकॉज एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या ऑब्सेशन है इस आईपीएल में कि अगर एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन स्ट्राइक पे तो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर को बॉलिंग कराएंगे ही नहीं कराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने शिवम दुबे के साथ ही होते हुए देखा, इस बार अक्षर पटेल और ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे, दोनों लेफ्ट हैंडर्स थे, तो साई किशोर से एक भी ओवर ही नहीं कराया। आई थिंक दैट इज अ मेजर रीजन, शायद मिडिल ओवर्स में एक भी विकेट भी नहीं आया। अगर साई किशोर बॉलिंग करते तो शायद विकेट आ गया होता। ये सोचने वाली बात होगी जीटी के लिए। आई डिड नॉट लाइक हाउ साई किशोर वॉज ट्रीटेड इन दिस गेम, ठीक है। लास्ट 5 ओवर की बात करते हैं। मैंने क्यों कहा था कि ये हिस्टोरिक है। इस सीजन अभी तक सबसे ज्यादा रन आखिरी के 5 ओवरों में किस टीम ने मारे थे? मुंबई इंडियंस अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स, जब रोमारियो शेफर्ड ने वो नोरके को लास्ट ओवर में 30-35 रन जो मारे थे। आज दिल्ली ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दे हैव स्कोर्ड 97 रन, 97 या 97 रन स्कोर करें, 97 रन इन द लास्ट 5 ओवर्स। दैट इज ऑलमोस्ट 20 रन एवरी सिंगल ओवर। दिस इज ऑलमोस्ट एज गुड एज SRH इन द पावर प्ले, जब उन लोगों ने 125 रन मारे थे दिल्ली के अगेंस्ट। ऑलमोस्ट उसी रन रेट पे ये लोग आखिर के 5 ओवर में बैटिंग करें। अक्षर पटेल बाय द वे जल्दी आउट हो गया था इस फेज में, आई थिंक नूर अहमद ने उसको आउट कर दिया था, बट ऋषभ पंत ने जो बैटिंग करी है, जो टेक ऑफ करा है। एंड लेट्स टॉक अबाउट मोहित शर्मा नाउ। 73 रन खाया है वो 4 ओवरों में, आखिरी के ओवर में 31 रन खाया ऋषभ पंत से। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल इन द हिस्ट्री ऑफ IPL।
किसी भी बॉलर ने किसी भी मैच में आज तक आईपीएल की हिस्ट्री में 4 ओवर डाल के 73 रन नहीं खाए, इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव कोई नहीं रहा है। एंड कहाँ लोग थोड़ी अंडररेटेड शाउट दे रहे थे मोहित शर्मा के लिए भी वर्ल्ड कप के लिए, एंड आई थिंक डिजर्व्ड भी था, थोड़ा अच्छा खेल भी रहा था वो, बट शायद अनफॉर्चुनेटली इस मैच के बाद अब वो डिस्कशन एकदम ही खत्म हो जाएगा, एकदम ही खत्म हो जाएगा। कोई भी नाम दोबारा नहीं लेगा मोहित शर्मा का। एंड इट इज़ काइंड ऑफ क्रूअल बिकॉज एक मैच में एंड यू वुड आर्ग्यू कि वो आखिरी के 2 ओवर जो उसने डेथ ओवर्स में डाले थे, सिर्फ उन 2 ओवर की वजह से आप उसका पूरा सीजन कैसे डिफाइन कर सकते हो, बट सैडली ऐसा ही होता है क्रिकेट में यार, कुछ नहीं कर सकते आप। ऑन द अदर हैंड ऋषभ पंत ने जो बैटिंग करी है यार, मुझे लगता है हमने कीपिंग का तो थोड़ा बहुत जो एग्जाम्पल था वो पिछले वाले गुजरात वाले मैच में देख ही लिया था, जब ऋषभ पंत को विकेट कीपिंग की वजह से मैन ऑफ द मैच मिल गया था। आज उसने बैटिंग की भी साइड आउट खत्म कर दी, जो भी कुछ बचे कुछ डाउट्स थे सब खत्म हो गए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कीपिंग भी बहुत अच्छी करता है आगे जाकर, उसको डिस्कस करेंगे सेकंड इनिंग्स में, बट द वे ऋषभ पंत बैटिंग इट वॉज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। इंडिया के लिए जब वो खेलेगा, अगर खेलेगा वर्ल्ड कप में, तो नंबर 6 या नंबर 7 पर ही खेलेगा मोस्ट लाइकली, फिनिशर वाले रोल पे ही खेलेगा। एंड एग्जैक्टली यही चाहिए होगा उससे जब हम वर्ल्ड कप में खेल रहे होंगे। तो परफेक्ट ट्रेलर दिया उसने, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम इफ ही बैट्स इन दैट पोजीशन। बहुत मजा आया मुझे देखकर। मोहित के अलावा आई वुड से कि यार कोई और बॉलर अच्छा था कि नहीं था। साई किशोर से जो है सेकंड लास्ट ओवर बॉलिंग कराई जाती है, सीधा पूरे गेम में बॉलिंग नहीं कराई, सीधा का सीधा सेकंड लास्ट ओवर। ये कप्तानी अच्छी नहीं थी शुभमन गिल से, नेचुरली उसकी पिटाई होनी थी फिर यार, ठीक है। राशिद खान वॉज अ बिट डिसेंट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट संदीप वॉरियर ने, भाई जिस बंदे ने पहले पावर प्ले में 3 ओवर डाल के 3 विकेट ले लिए थे, उससे क्यों नहीं कराया लास्ट ओवर? कोई इंजरी कंसर्न था कुछ था? इफ आई एम मिसिंग समथिंग प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, बट आई डोंट गेट व्हाई ही वाज नॉट यूज्ड इन द डेथ ओवर्स। उसका 1 ओवर रह गया। ये किस टाइप की कप्तानी है भाई, मुझे समझ में नहीं आया। शुभमन गिल के टैक्टिकल डिसीजंस वर टोटली ऑफ इन दिस गेम, ठीक है। सेकंड इनिंग्स पे आते जल्दी से। पावर प्ले में स्टार्ट बड़ी अच्छी होती है, 67 रन बनते हैं जीटी के 1 विकेट के लॉस पे। शुभमन गिल जल्दी आउट हो जाता है नोरकिया पे, एंड अपना साई सुदर्शन एंड रिद्धिमान साहा, जिस तरीके की बैटिंग इन लोगों ने पावर प्ले में करी है, पता है पहली बात तो देखो, जो तारीफ करनी करते ही रहेंगे। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, अगर तुम इस इंटेंट से बैटिंग कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितने रन इस मैच में मारे उतने रेगुलरली क्यों नहीं मारते, बिकॉज रन आपके हाथ में हमेशा नहीं होते, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव नहीं आएगा, बट रिजल्ट की तरफ मेहनत करना हमेशा आपके हाथ में, वो इंटेंट दिखाना आपके हाथ में हमेशा रहेगा। अगर तुम इस इंटेंट से बैटिंग कर सकते हो तो मेरे भाई क्या कर रहे थे इतने टाइम से? साई सुदर्शन स्पेसिफिकली, इससे पहले के इतने सारे गुजरात के मैचेस में हमने क्वेश्चन करा है कि साई सुदर्शन नंबर 3 पे आके एक एंकर का रोल प्ले नहीं कर सकता है, डज नॉट वर्क इन मॉडर्न T20s। ऐसी बैटिंग क्यों नहीं करता वो, ऐसा इंटेंट क्यों नहीं दिखाता वो, या जब तक दिमाग पे 225 का टारगेट ना लगा रहे तब तक तुम दिखाओगे नहीं ऐसी बैटिंग। तो आई वॉज प्रिटी अनॉयड कि इतनी अच्छी बैटिंग तुम कर सकते हो तो पहले भी करके दिखाते ना, ये इंटेंट कहाँ गया था? वंस अगेन नॉट सेइंग कि आप रन क्यों नहीं मार देते ज़्यादा, रन तो चलो ठीक है कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, बट कोशिश तो करो। तो मुझे वो बड़ा अजीब लगा देखने में, बट वो भी ज़्यादा मतलब बहुत ही शॉर्ट लिफ्ट था वो इस मैच के अंदर भी, बिकॉज देखो पहली बात तो जो पावर प्ले था उसके अंदर फिर से कैचेस और मिसफील्ड होते हैं दिल्ली की तरफ से, वेरी पैथेटिक। 4 पेसर्स ट्राई करे जाते हैं, रसिक, नोरकिया, खलील, मुकेश, सबके सब ट्राई कर लिए दिल्ली ने पावर प्ले के अंदर ही, और सब बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। बट जब 6 से 10 ओवर के बीच का फेज आता है, यहाँ पे सिर्फ 31 रन और बनते हैं। बाय द एंड ऑफ द 10th ओवर 98 रन बन चुके थे दिल्ली के, पावर प्ले के अंदर 67 थे। 24 बॉलों पे सिर्फ 31 रन आप मार रहे हो, साई सुदर्शन, रिद्धिमान साहा, जब आपकी बैटिंग इतनी अच्छी हो रही थी पावर प्ले में, वापस अपने नेचुरल गेम पे आ गए। क्या पॉइंट था भाई, क्या पॉइंट था? ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा विकेट गिरे हुए, सिर्फ एक ही विकेट गिरा हुआ था। क्या पॉइंट था ऐसे बैटिंग करने का दोबारा? आई थिंक जीटी ने यहाँ से गेम हारना शुरू कर दिया एज फार एज द सेकेंड इनिंग्स इज कंसर्न, ठीक है। 1 विकेट यहाँ पे गिरता है, कुलदीप और अक्षर दोनों बॉलिंग कर रहे थे, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे भाई। कुलदीप यादव स्पेसिफिकली, उसी ने साहा को लिया था, आउट करा था, कैच अक्षर पटेल ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा आफ्टर ड्रॉपिंग अ डॉली। नेक्स्ट 5 ओवर की बात करते हैं, 10 से 15 के बीच में, यहाँ पे 50 रन आते हैं, विच इज़ फेयर, मजाक क्रिटिसाइज नहीं करूँगा यहाँ पे, बट 3 विकेट और गिर जाते हैं। 148 फॉर 5 थी एट द एंड ऑफ 15 ओवर्स, गुजरात टाइटंस, ठीक है। साई सुदर्शन जो है हमारे, उनको रियलाइज हो गया कि मैं अपने नेचुरल गेम पे दोबारा आ गया और उसके वजह से टीम पे प्रेशर आ रहा है, तो अल्टीमेटली विकेट थ्रो करके भाई साहब आउट हो गए। एंड एज ऑफ नाउ जो करंट साइंस है, साई सुदर्शन इज अ ग्रेट कैच फॉर द ODIs राइट नाउ फॉर इंडिया, बट T20s में तो प्लीज अभी मुझे नहीं लगता कि विद गाइज लाइक अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, इवन शुभमन गिल, आई वुड आर्ग्यू ये सब पैकिंग ऑर्डर में बहुत ऊपर है अभी साई सुदर्शन के, फॉर श्योर, ठीक है। और क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पे? जब ऋषभ पंत ने यहाँ पे 1-2 कैचेस पकड़े, फॉर एग्जाम्पल जो शाहरुख खान का बहुत ही फेंट टच था, उसका जो कैच पकड़ा है इनसाइड एज,
मैं ये कहूंगा भाई कि ऋषभ पंत ने आज कीपिंग में भी और बैटिंग में भी दोनों में कंफर्म कर दिया है कि वो टीम के अंदर खेलने वाला है। संजू सैमसन, ईशान किशन, केएल राहुल, जितेश शर्मा, ध्रुव जुरैल, पता नहीं कितने कितने नाम है, सब एक नंबर पीछे ही रहेंगे ऋषभ पंत के। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैंने जब मैच खत्म हुआ था गुजरात और दिल्ली वाला, मैं कोई लिस्ट देखी थी, मैंने शायद वहाँ पे कुछ ऐसा सीन था कि नंबर 3 पे था ऑरेंज कैप की लिस्ट पे उस टाइम पे ऋषभ पंत। अब शायद चेंज हो गया होगा, बट अगर आप नंबर 3 पे हो और आधा आईपीएल हो चुका है, आई थिंक यू हैव डन योर जॉब। आई थिंक यू हैव डन योर जॉब। अभी 1-2 हफ्ते के अंदर स्क्वाड भी आ जाएगी वर्ल्ड कप की, तो ज़्यादा अभी क्या 2-3 मैचेस में और बस परफॉर्म करना है ऋषभ पंत को, उसके बाद थोड़ा सा डिप भी कर जाएगा, तो पर्सनली उसने अपना काम तो कर दिया वर्ल्ड कप के लिए। सो ग्रेट डील ऑन अपना ऋषभ पंत। रसिक धर ने ये विकेट्स लिए थे बाय द वे, रसिक धर की पिटाई बहुत हो रही थी, लेकिन साथ के साथ विकेट निकाल रहा था, ये उसने काम बड़ा अच्छा करा। एंड इसी के चलते हुए अक्षर पटेल भी बाय द वे उमर जाई को आउट कर देता है। मैकगर्क ने क्या कैच पकड़ा यार, मजा आ गया। मैकगर्क और ट्रिस्टन सब ने जो फील्डिंग करी है, सिंगल हैंडेडली दिल्ली की शक्ल बचाई है भाई फील्ड पे, सिंगल हैंडेडली। आफ्टर 15 overs it meant all was on मिलर, डेविड मिलर एंड तेवतिया। एंड डेविड मिलर जो है टेम्पो बड़ी अच्छी स्टार्ट करता है भाई आखिरी के 5 ओवर की। कुलदीप यादव जो है तेवतिया को आउट कर देता है जल्दी रिलेटिवली, वहां पर भी इट वाज अ ग्रेट कैच बाय ऋषभ पंत वंस अगेन। बट 16th ओवर में, 16th या 17th ओवर कुछ था, उसमें मिलर ने 24 रन मारे थे, 50 भी कंप्लीट कर ली अपनी। एंड ऐसा लग रहा था कि अगर मिलर टिक गया एंड तक तो डेफिनेटली गेम जो है वो गुजरात जीत जाएगी, क्योंकि ऑल्दो 70-75 रन रह गए थे आखिर के 5 ओवर में, लेकिन मिलर जिस तरीके से बैटिंग कर रहा था, इट वाज अ वेलकम चेंज इन द टेम्पो ऑफ द गेम फॉर श्योर। उसके बाद हम लोग देखते हैं मुकेश बॉलिंग करने के लिए आते हैं। मुकेश जो है वो मिलर को ऑलमोस्ट आउट कर ही दिया था, बट वो कैच फिर से छूट जाता है। अनदर पैथेटिक पीस ऑफ फील्डिंग बाय दिल्ली कैपिटल्स। बट उसके बाद राशिद खान आते हैं, राशिद खान बैटिंग कर रहे थे, वो भी ड्रॉप। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ कि दिल्ली शायद, पता है मतलब थोड़ा लकी भी कह लो कि उसके बाद इन लोगों ने अच्छी तरीके से बचे हुए कैचेस एग्जीक्यूट कर दिए। जैसे आई रिमेंबर जब डेविड मिलर आउट होता था तो रसिक धर ने कैच पकड़ा था, एंड वो भी पता है हाथ से बाउंस ऑफ कर गया था, फिर उसने दोबारा पकड़ लिया रीबाउंड पे। तो सही टाइम पे बस कर लिया, अगर थोड़े से और चांसेस दे देते ना तो पक्का जेटी जीत गई होती है मैच। रिगार्डलेस आखिरी के ओवर में आते हैं, देखो लास्ट ओवर में कुछ 19 रन रह गए थे, ठीक है। रसीक ने सेकंड लास्ट ओवर डाला था, यहाँ पे 18 रन खाए थे, लेकिन फिर किशोर को अल्टीमेटली बोल्ड मार दिया था, विच मेंट कि आखिरी ओवर में 19 रन रह गए, मुकेश बॉलिंग करने आया। माइंड यू मुकेश ने मैच जिता दिया, ठीक है, 4 रन से जिताया, बट द बॉलिंग वॉज नॉट कन्विंसिंग इन माई ओपिनियन। बॉलिंग 15 रन आज के टाइम पे लास्ट ओवर में खाना इज नॉट बैड, जितने स्टैंडर्ड्स अभी बैटिंग के चल रहे हैं, बट आई समहाउ फील कि यार इस लेवल पे आके आप ऐसी बॉलिंग नहीं कर सकते। इट वाज नॉट इंप्रेसिव। राशिद खान ने जो विल पे छक्के मारे हैं, मुकेश शुड हैव डन बेटर। एंड सो ऑल एंड ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, कुछ भी हो डीसी मैच तो जीत गई कम से कम। सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे यही होगा डीसी के लिए, क्योंकि राइट नाउ जो कहते हैं ना कि यार अब कुछ जितना मिल रहा उतना में खुश रहो अभी तो, वरना तो जीतने को भी नहीं मिल रहा था, तो जीत मिल गई, 2 पॉइंट मिल गए, वही बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट गेम फॉर देम इज अगेंस्ट केकेआर अवे फ्रॉम होम, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट वन फॉर देम टू विन। सो इट वॉज वेरी नाइस टू सी कि दिल्ली जो है अनदर, मतलब दे पुल्ड ऑफ अ डबल ओवर गुजरात टाइटंस। गुजरात के लिए मैं ये कहूँगा यार, आई डोंट थिंक दे आर क्वालिफाइंग। अब हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, आई डोंट थिंक दे आर क्वालिफाइंग दिस ईयर, आई डोंट थिंक दिल्ली में क्वालिफाई इधर। बट अब इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा कि जो मिडिल टियर है टेबल का, उसमें दिल्ली ऊपर ज़्यादा फिनिश करेगी या फिर गुजरात टाइटंस। लेट्स सी क्या होता है। बट मूविंग फॉरवर्ड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड गेम, द मोर सरप्राइजिंग वन और रादर द मोस्ट शॉकिंग वन, आरसीबी और सनराइजर्स। ये मैच जब इस सीजन में पहले हुआ था, अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, सनराइजर्स ने जो बैटिंग करी थी, मतलब फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग जो करी थी, वेर इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक क्या 300 रन बन सकते हैं। उसके बाद इस मैच का नैरेटिव क्या था कि क्या सनराइजर्स इस बार फाइनली 300 ब्रीच करके आईपीएल का पहला एवर 300+ टोटल खड़ा करके देगी कि नहीं देगी। Narrative wise, nobody was giving any chance to RCB, including me and everybody else. And सही भी था। जो टीम 5-6 मैचेस लगातार हारते आ रही है अवे फ्रॉम होम, क्या ही क्रेडिट दोगे। बट एक ना बड़ी फनी चीज़ होती है लाइफ में, लॉ ऑफ एवरेजेस, विच मीन्स कि बुरी से बुरी टीम कभी एक दिन तो अच्छा आएगा ही आएगा। लाइफ और नेचर है ही कुछ ऐसा कि कभी भी कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, चाहे वो बुरी चीज़ हो चाहे अच्छी चीज़ हो। एंड सो आरसीबी कितनी मैचेस हारते रहे, एटलीस्ट एक दिन तो अच्छा बीच में आना ही था।
एंड सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट शायद ये हो सकता है आज की जीत का कि यार आरसीबी का शायद वो दिन अच्छा आ गया। एंड लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से जब आपके दिन अच्छे चल रहे होते तो एक बुरा दिन भी आता है। सनराइज का वो बुरा दिन भी आज ही पड़ गया, विच मेंट कि आरसीबी ने ह्यूमिलिएट कर दिया सनराइज को अपने घर पे। कह सकते हैं इट्स एन ईजी एक्सप्लेनेशन, बट आई थिंक आरसीबी ने जो आज ये जीत हासिल करी है ना, इससे कुछ ना कुछ तो अपनी टीम के प्रॉब्लम्स भी एक्सपोज करी हैं, पॉजिटिव्स भी निकाले, बट मोर इंपॉर्टेंटली एसआरएच को भी एक्सपोज करा है। ये फैक्ट है, ठीक है। लेट्स डिस्कस नाउ व्हाट हैपेंड इन द गेम। जो सारे एसआरएच फैंस बहुत ज़्यादा उछल रहे थे, बहुत खुश थे, सबसे पहली बात ज़मीन पे आ जाओ। मैंने केकेआर के लिए सेम चीज़ कही थी जब ये लोग अपना पहला मैच आया था चेन्नई से, जब ज़्यादा ही उछल रहे थे 3 मैच जीतने के बाद, फिर कहा ज़मीन पे आ जाओ। अब ये बात सनराइजर्स के लिए आ गई है। ये सबसे ईजी मैच था तुम्हारे लिए, जिसकी वजह से तुम शायद वर्चुअली इंश्योर कर सकते थे अपना क्वालिफिकेशन प्लेऑफ्स में, जो तुमने टैंक कर दिया है। और अब अगले आने वाले 4 मैचेस बहुत मुश्किल हैं। चेन्नई अवे फ्रॉम होम, चेपॉक में आज तक एक भी मैच नहीं जीती है एसआरएच, अभी इसको डिस्कस करेंगे, प्रीव्यू करेंगे। आरआर से मैच है, एलएसजी से मैच है, एंड आई थिंक एक और शायद गुजरात से मैच है, एंड फिर शायद पंजाब से एक रिलेटिवली ईजी मैच है। तो मैचेस अभी आने वाले मुश्किल होने वाले हैं, बहुत आसानी से भी टाइट चेंज हो सकती है। कहाँ बातें टॉप 2 की हो रही थी, अभी शायद प्लेऑफ्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है इफ दे डोंट बकल अप राइट अवे। तो सनराइजर्स के फैंस जो कि स्पेशली मुझे भी क्वेश्चन कर रहे थे, आई होप यू गेट वेयर आई वाज कमिंग फ्रॉम। दिस इज अ फ्लॉ विच आई विल बी एक्सपोजिंग वंस अगेन इन दिस वीडियो। मैंने आईपीएल शुरू होने से पहले भी कुछ फ्लॉज बताए थे, वो आज दिखे हैं हमें। तो ऑन अ पर्सनल लेवल आई हैव बीन प्रूवन करेक्ट, आई एम हैप्पी अबाउट दैट, ठीक है। टॉस जीतती है आरसीबी, बैटिंग करती है, कोई लॉजिक नहीं था इसका, सिर्फ एक लॉजिक था, एसआरएच को पहले बैटिंग मत करने दो। अगर हम कंडीशंस की बात करें, ये वही विकेट था जो कि मुंबई वाले मैच के अगेंस्ट यूज़ हुआ था, जहाँ पे मुंबई ने भी चेस करते 250 बना दिए थे। एसआरएच ने पहली बार रिकॉर्ड तोड़ा था हाई स्कोर का। तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट, मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स थी ये इस आईपीएल की, फॉर श्योर। कोई बहाना नहीं है कि पहले इनिंग में स्लो हो जाती है, बाद में फास्ट हो जाती है, दोनों इनिंग में बहुत तगड़ी है बैटिंग के लिए। फिर ड्यू को पड़ने का भी चांस होता है, तो चेस करने का सेंस बनता है। सेकेंडली आरसीबी खुद जो है पहले बैटिंग करके एक भी मैच नहीं जीती थी, तो उनकी स्ट्रेंथ ही चेस करना है, या फिर रादर स्ट्रेंथ क्या, मतलब उनकी वीकनेस पहले बैटिंग करना है, तो नेचुरली आपको सेकंड बैटिंग करनी पड़ेगी। तो आपकी पर्सनल जो डिलेमा है प्लस द कंडीशंस दोनों पॉइंट करते हैं कि आप टॉस जीत के चेस करो। फिर भी आरसीबी ने पहले बैटिंग क्यों करी? इट इज़ ओनली बिकॉज ताकि एसआरएच पहले बैटिंग ना कर पाए। एंड ये अप्रोच, मतलब यू कुड से कि स्मार्ट था, बिकॉज इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ एसआरएच का एक्सपोज हुआ है। बट एज फार एज द टीम्स आर कंसर्न, ठीक है, टीम्स की बात करते हैं यहाँ पे। सेम साइड आरसीबी के लिए थी, ऑल्दो उन लोगों ने फिर से वो इम्पैक्ट प्लेयर में एक और नए बंदे को डेब्यू दे दिया। आई थिंक 20-22 प्लेयर्स लोग यूज़ कर चुके हैं इस आईपीएल में ऑलरेडी। उनादकट अंदर आए थे सनराइजर्स के लिए वॉशिंगटन सुंदर की जगह, जो कि मैंने प्रीव्यू में भी कहा था। एंड आई वंस अगेन वेरी हैप्पी दैट आई वाज प्रूवन करेक्ट, बिकॉज उनादकट वाज अ स्टैंड आउट बॉलर था एसआरएच का यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट इनिंग्स पे, और यहाँ पे आज विराट कोहली की भी बातें होनी है एंड बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें होंगी, ध्यान से सुन लो। 61 रन बनते हैं पावर प्ले में, एक विकेट गिरता है फाफ डू प्लेसी का, ठीक है। विराट कोहली ने जो पावर प्ले में बैटिंग करी है, बिफोर यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग विराट कोहली, लेट्स बी ऑनेस्ट, हम लोग पूरी इनिंग को ना फेजेस में ब्रेक डाउन करेंगे एंड वील डिस्कस ये इनिंग कहाँ कहाँ अच्छी थी, कहाँ कहाँ बेकार थी। पावर प्ले में विराट कोहली की ये इनिंग्स, इट इज एज गुड एज इट गेट्स। टीम के टोटल रन 61 है, उसमें से 33 रन विराट कोहली के थे, आधे से ज़्यादा रन, और सिर्फ 18 बॉलों में थे, विच मीन्स उसने 3 ओवर बैटिंग करी, आधा पावर प्ले बैटिंग करा और 33 रन बनाए। अगर बची हुई टीम भी इस रन रेट से बैटिंग करती तो 66 रन होते। तो मतलब टीम की रन रेट से ज़्यादा तेज़ विराट कोहली खेला था पावर प्ले के अंदर। तो पावर प्ले में तो विराट कोहली ने बढ़िया बैटिंग करी, और ये पैटर्न हमने देखा है कि विराट कोहली पावर प्ले में आजकल स्टार्ट्स अच्छी दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, पहली बात तो 5 बॉलर्स ट्राई करता है पैट कमिंस, थोड़ा सा वियर्ड था, बट आई थिंक मॉडर्न T20 में ये एक्सेप्टेबल है। नटराजन 2 ओवर डालता है, वो काफ़ी इकोनॉमिकल था, उसने फाफ डू प्लेसी को आउट भी करा, बट बाकी सारे बॉलर्स की पिटाई होती है। अब हम आते हैं 6 से 10 ओवर के बीच में, और यहाँ से गुड़ गोबर होना शुरू होता है, ठीक है। जो भी विराट कोहली फैंस इस चीज़ को ब्लाइंडली जस्टिफाई कर रहे हैं, मैंने कुछ हफ्तों पहले जब उसने आरआर के अगेंस्ट, राजस्थान के अगेंस्ट 100 मारी थी, तब बहुत ही पॉपुलर ओपिनियन था कि भाई क्या इनिंग्स है वगैरह। मैंने उस वक्त वीडियो बनाई थी कि विराट कोहली की जो 100 है राजस्थान के अगेंस्ट, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एंड इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, लॉजिकली प्रूव किया था इसको, 5-6 पूरे आर्ग्यूमेंट्स निकाल के। एंड आई वॉज हैप्पी टू सी कि उस वीडियो पे कई सारे लोग सपोर्ट में थे इस चीज़ के। दे ऑल रियलाइज्ड
कि आर्ग्यूमेंट्स फेयर हैं एंड एक्चुअली विराट कोहली की वो 100 में इश्यूज थे, बट फिर भी कुछ लोग थे जो कि ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे थे विराट कोहली को. आई होप कि आज की इनिंग्स के बाद आप रियलाइज करोगे कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात कर रहा था. वंस अगेन आई एम हैप्पी टू बी प्रूवन राइट, बट in hindsight I would say now that the match has gotten over and it's been a few hours, या मैं एज एन इंडियन क्रिकेट फैन ये चीज़ देखना पसंद नहीं करता. विराट कोहली शुड बी इन द वर्ल्ड कप फॉर श्योर, खेलेगा अभी वर्ल्ड कप में, स्टार्ट भी करेगा, एंड सो उसका फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम हर एक इंडियन के लिए. एंड अगर विराट कोहली ऐसी नहीं खेलने वाला, आई एम सॉरी, ऐसे तो हम जीतने से रहे वर्ल्ड कप. बताता हूँ क्यों. इतनी अच्छी पावर प्ले में स्टार्ट लेने के बाद अगले के 4 ओवर में सिर्फ 33 रन और आते हैं, जस्ट ओवर 8 रन एन ओवर. कहाँ आपकी 10 रुपये की रन रेट चल रही थी, ठीक है. और यहाँ पे आप कहोगे कि शायद टीम स्लो हो गई होगी. नहीं, टीम स्लो नहीं हुई थी, विराट कोहली स्लो हुआ था. प्रूव करता हूँ आपको कैसे, ठीक है. इस 4 ओवर के फेज में 24 बॉलों में से 11 बॉलें, ऑलमोस्ट आधी बॉलें विराट कोहली ने खेलनी है और रन सिर्फ और सिर्फ 9 रन बनाए हैं. 100 से कम की स्ट्राइक रेट मिडिल ओवर्स में. क्या बहाना है आज. आज तो पिच का भी बहाना नहीं है यार. आज मैं किस मुंह से कहूं कि विराट कोहली ने जो करा वो अच्छा था. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे लगता है विराट कोहली खुद भी रियलाइज करता है कि उसकी आज इनिंग्स बहुत बेकार थी. ही डिड नॉट सेलिब्रेट द 50. थोड़ा काइंड ऑफ पिस्ड ऑफ भी लग रहा था. अगर कोई फैन अभी भी ब्लाइंडली इस इनिंग्स को जस्टिफाई कर रहा है, देन आई डोंट थिंक यू आर केयरिंग अबाउट टीम इंडिया इन द वर्ल्ड कप, ब्रो. This is not acceptable. I don't care if it is Virat Kohli or a guy making his debut. Everybody will be treated equally in terms of performance. And ये इंटेंट आज के टाइम पे आउटडेटेड है. तुम मुझे बताओ, इतनी अच्छी पिच है, तुम्हें पता है एसआरएच जो कि शायद इस वक्त सबसे थ्रेटनिंग बैटिंग लाइनअप है, जब विराट कोहली बैटिंग कर रहा था पहले इनिंग में, उसको पता थोड़ी था कि सेकंड इनिंग्स में ऐसी बैटिंग होने वाली है कि हम मैच जीतने वाले हैं. भविष्यवाणी थोड़ी करता है वो, भगवान थोड़ी है. तो उसने उस टाइम पे क्या सोच के इतना स्लो खेला. एसआरएच के अगेंस्ट उनके घर पे आप ऑब्वियसली चाहोगे 220 से ऊपर बनाओ, जिस टाइप की बैटिंग वो कर रहे हैं. ये 11 बॉल पे 9 रन बना के आपको लग रहा है कहीं से इंटेंट कि 220 है, 200 भी बनाने का है, कहीं से भी लग रहा है. विल जैक्स जल्दी आउट हो जाता है, बट रजत पाटीदार ने जो विराट कोहली को बचाया है ना, रजत पाटीदार की इनिंग्स की वजह से आज आरसीबी कुड आर्ग्यू जीती अल्टीमेटली. एंड सेकेंडली आरसीबी जीत गई, इसलिए विराट कोहली की इनिंग्स को इतना क्रिटिसिज्म मिलेगा नहीं शायद. अगर हार गए होते हैं ना, तो विराट कोहली ने जो ये जितने बॉलों पे जितने रन बनाए, इसमें अगर 15-20 रन और हो गए होते, वो जो 15-20 रन का गैप था उसको इतना क्रिटिसाइज करा जाता कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो. ठीक है, लेट मी प्रूव फर्दर. यहाँ पे शहबाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी भाई, इस फेज में बड़ी अच्छी बॉलिंग करी उसने. पाटीदार जो है वो जितनी तारीफ करो उसकी इतनी कम है. वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ हिज करियर वॉज टुडे इन माई ओपिनियन, बिकॉज विराट कोहली ने जितना प्रेशर क्रिएट करके दिया हुआ था ना दूसरे एंड से स्ट्राइक रेट का सारा उसने कॉम्पेंसेट करा है. 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट खेला है. 11वें ओवर में जब मयंक मरकांडे बॉलिंग करने के लिए आते हैं, मयंक मरकांडे को भी मैंने प्रीव्यू में कहा था कि यार आई डोंट नो इफ ही रियली डिजर्व्स टू प्ले और नॉट, एंड कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज करा था. वंस अगेन आई एम हैप्पी टू बी प्रूवन राइट. विकेट लिया बंदे ने, बट किस इकोनॉमी रेट पे लिए, इज इट इवन वर्थ इट? दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू क्वेश्चन. 4 छक्के खाए उसने पाटीदार से, एंड यू कुड आर्ग्यू दैट वाज द गेम चेंजिंग ओवर. उसके बाद से फिर आरसीबी की रन रेट ऑलमोस्ट हमेशा ही 9-10 के ऊपर थी. दैट वॉज द मोमेंटम चेंजिंग, मोमेंटम डिफाइनिंग ओवर बाय मयंक मरकांडे. वहाँ पे पाटीदार 4 छक्के मार रहा है. द शॉकिंग थिंग इज पाटीदार इतने टाइम बाद बैटिंग करने के लिए आया है आफ्टर विराट कोहली, एंड उसने उससे पहले 50 कंप्लीट कर ली. तो पिच का तो बहाना है ही नहीं. एक बंदा कैसे अच्छा खेल रहा है उसी पिच पे सेम टाइम पे तुम्हारे से बाद आकर. और बताता हूँ आपको, 10 से 15 ओवर के बीच में, ठीक है, 142 का स्कोर हो चुका था, मतलब कि सिर्फ 48 रन और आए थे. यानी जो 48 रन और आए हैं, इसमें से मोर देन 24 रन सिर्फ एक ही ओवर में आ गए थे, वो जिसमें 4 छक्के लगाए थे पाटीदार ने. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि बाकी की पूरी टीम, स्पेशली विराट कोहली, कितना स्लो खेल रहा था. पूरे 5 ओवर के में जितना आपने रन बनाया उसमें आधा से ज्यादा रन सिर्फ एक ही ओवर में आ रखे थे. तो बाकी 4 ओवर में आप कर क्या रहे थे? क्यों? क्योंकि रजत पाटीदार 1 सेकंड प्रेशर में आके आउट हो जाता है, क्योंकि विराट कोहली दूसरे से एक्सेलरेट कर नहीं रहा था. ठीक है, फिर ग्रीन आता है. कोहली जो है वो यहां पर लास्ट में 15वें ओवर में आई थिंक आउट होता है. भाई साहब ने 51 रन बनाए हैं 43 बॉल्स पे, इस विकेट पे. यू नो व्हाट इज वर्स? पावर प्ले के बाद, पावर प्ले खत्म होने के बाद
उसने 25 बॉलें और खेली हैं, विच मीन्स मोर देन 4 ओवर्स, उसने 18 रन बनाए, शायद एक बाउंड्री भी नहीं मारी उसके बाद। ये चीज़ मैंने राजस्थान रॉयल्स वाले 100 में भी कहा था, चाहे तो जाके उस वीडियो को दोबारा देखो कि कैसे विराट कोहली का ये पैटर्न निकल के आ रहा है मिडिल ओवर्स में, ही इज नॉट एबल टू एक्सेलरेट। दिस इज द बिग प्रॉब्लम विद विराट कोहली राइट नाउ इन T20s। तब सब लोग डिसएग्री कर रहे थे, अब आज डिसएग्री करके दिखाओ। इस इनिंग का सबसे बड़ा इशू ही यही है। एंड पता है कई लोग कहेंगे कि विराट कोहली इंटेंट नहीं दिखा रहा, मुझे तो पता है कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद विराट कोहली ऐसा नहीं कि इंटेंट नहीं दिखा रहा है, वो शायद ट्राई कर भी रहा है मारने का। व्हाट वाज इवन वर्स टू सी वाज दैट ही वाज अनएबल टू क्लियर द बाउंड्री। एक होता है ना कि आदमी जानबूझ के ट्राई ही नहीं कर रहा, बट करेगा तो हमें पता मार देगा। एक है कि आदमी ट्राई कर रहा है और मार नहीं पा रहा, वो ज्यादा दुख वाली चीज होती है। तो जैसे उनादत को जिस तरीके से खेल रहा था, लग ही नहीं रहा था कि छक्का मार पाएगा यार। अल्टीमेटली आउट भी वैसे ही हुआ है स्लो डिलीवरी पे। उनादकट वंस अगेन ग्रेट पीस ऑफ बॉलिंग यार, एग्जैक्टली जो मैंने प्रीव्यू में कहा था कि स्लो डिलीवरीज का यूज करना, उनादकट ने परफेक्शन के साथ यूज करा, 3 विकेट लेके गया बंदा। बट विराट कोहली हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग इन दिस मैच पर्टिकुलरली, कुड बी वन ऑफ हिज वर्स्ट इनिंग्स, इफ नॉट ऑफ ऑल टाइम देन श्योरली दिस सीजन वन ऑफ द वर्स्ट इनिंग्स। ये ऐसी 50 का कोई महत्व नहीं है आजकल के T20 में, इसीलिए कहता हूँ इंडिविजुअल स्कोर्स T20 में भूल जाओ। टीम के लिए आप कितनी स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हो वो आज के डेट पे ज्यादा रिलेवेंट है। ये कहना कि एट द एंड ऑफ द डे मेरे नाम के आगे स्कोर शीट पे 50 रन तो आ गए, ये आउटडेटेड चीज़ है बहुत, और ये बहुत ही सेल्फिश चीज़ है। ये तो किसी भी फैन को डिफेंड नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम विराट कोहली के भी फैन हो तो तुम इंडिया के तो फैन हो ही ना, आई एम अज्यूमिंग। तो इंडिया का भला चाहते हो ना, उसके लिए तुम इस इनिंग्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते मेरे भाई, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट जस्टिफाइबल। एनीवे रिगार्डलेस, इसके बाद हम देखते हैं कैमरन ग्रीन से कैमियो हमें देखने को मिलता है, जिसके चलते हुए थैंकफुली हम लोग 200 क्रॉस तो कर जाते हैं। बाकी एंड से ज़्यादा रन आते नहीं, लोमरो जल्दी आउट हो जाता है, दिनेश कार्तिक जल्दी आउट हो जाता है। स्वप्निल आते हैं, उसने एक छक्का मार दिया था लेकिन देन अगेन कुड नॉट डू मच एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, वो आता है। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात पता क्या थी यहाँ पे, एंड यहाँ पे पैट कमिंस की कैप्टनसी को कॉल आउट करूँगा आज। पैट कमिंस जैसे कैप्टन हैज़ बीन वेरी इंप्रेसिव दिस IPL, बट आज उसके असली रंग दिखे थोड़े से। भुवनेश्वर कुमार से सिर्फ और सिर्फ 1 ओवर कराना, इसका क्या सेंस था, स्पेशली जब आपने खुद जो है आई थिंक 3 या 4 ओवर कुछ डालें, लेट मी जस्ट चेक, आई थिंक 3-4 ओवर डाले एंड 45 कुछ रन खाए, 4 ओवर डाले और 55 रन खाए कमिंस ने। तो खुद को बॉलिंग इतनी देने की क्या जरूरत थी व्हेन यू नो यू आर नॉट डूइंग वेल। अब भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर से सिर्फ 1 ओवर कराना, वही पावर प्ले में, क्या सेंस है इसका। आई थिंक ही मिस्ड अ ट्रिक डेफिनेटली देयर। पैट कमिंस ने ये गलत चीज़ करी है आज, थोड़ा KKR वाला फॉर्म दिखाया अपना जो हमारे लिए करा करता था एक टाइम पे, ठीक है कोई बात नहीं, एक ही मैच है, बट हाँ ये गलती थी, यू कैन नॉट डिनाई दिस। उनादकट ने 4 ओवर में 3 विकेट लिए और सिर्फ 30 रन दिए, स्टैंड आउट बॉलर, फॉर श्योर स्टैंड आउट बॉलर। बट मूविंग टू सेकंड इनिंग्स, SRH की स्टार्टिंग एंड यहाँ पे SRH के सेकंड फ्लो एक्सपोज होता है। बहुत सारे डिस्कशन पॉइंट्स यहाँ पे, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सारे, ठीक है। कई लोग कह रहे थे SRH की सबसे किलर बैटिंग लाइनअप है, सबसे थ्रेटनिंग है, 300 बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने IPL शुरू होने से पहले कहा था, these guys are heavily reliant on their top order. इनका मिडिल ऑर्डर उतना अच्छा है नहीं जितना लगता है। इनफैक्ट मैंने एक लास्ट किसी DC वाले मैच के एनालिसिस में शायद मैंने कहा था वीडियो में, तो कई लोगों ने कमेंट किया था कि भाई क्या बात कर रहे हो, ये कर रहे हो। आज आई होप तुम्हें आंसर मिल गया होगा फिर से वंस अगेन। दिस इज काइंड ऑफ अ रिडेम्पशन सेगमेंट फॉर मी एज वेल। मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बोले थे जो कि सही प्रूव हुए हैं आज, तो आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी। अगर आप टॉप ऑर्डर तोड़ दो सनराइजर्स का, तो मिडिल ऑर्डर में क्वाइट लिटरली सबसे ज़्यादा अश्योरेंस ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ क्लासन ही देता है। बाकी लोग मार देंगे 1-2 मैच में रन, बट हर मैच में आप डिपेंड नहीं कर सकते बाकी लोगों पे। यही तो फर्क है KKR और SRH की बैटिंग लाइनअप पे। SRH जब फायर करेगी तो KKR से भी ज़्यादा रन बनाएगी, सबसे ज़्यादा रन बनाएगी, लेकिन द कंसिस्टेंसी विद विच KKR कैन स्कोर 200+ स्कोर्स, वो शायद KKR के पास ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उनकी फायर पावर प्रोग्रेसिवली बढ़ते जाती है। दे डोंट रिलाई ऑन इंडिविजुअल्स टू अचीव दैट गोल। यहाँ पे ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभिषेक शर्मा को बाद में डिस्कस करेंगे। ट्रैविस हेड, मार्करम, क्लासन, सबके सब पावर प्ले के अंदर आउट हो गए। इंडियन प्लेयर्स कौन परफॉर्म करके देगा? कब तक तुम ये फेरी टेल ड्रीम में जीते रहोगे कि नीतीश रेड्डी, शहबाज अहमद, अब्दुल समाद हर मैच में परफॉर्म करके देंगे? आज दिख गई ना असलियत।
अभिषेक शर्मा वॉज दैट वन गाय जो कि टिका हुआ था थोड़ी देर तक, उसने 10-15 बॉलों पे 30-35 रन बनाए। कई लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि ऐसे खेलने की क्या जरूरत थी, आई विल डिफेंड हिम, एंड मैं ये चीज़ एसआरएच के लिए बोलना चाहता हूँ। देखो आज का मैच हार गए, घर पे ह्यूमिलेट हुए आरसीबी से, कोई मना नहीं करेगा इस बात को, लेकिन मैं एसआरएच के सपोर्ट में एक चीज़ कहूँगा, जो तुमने इंटेंट दिखाया है ना अभी तक इस टूर्नामेंट में, उसको बदलना मत इस एक हार की वजह से, डोंट चेंज इट। सेम चीज़ मैं अभिषेक शर्मा के लिए भी कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, अगर हार गए तो हार गए। जो ये तुम्हारा ऑल आउट इंटेंट है ना, ये T20 क्रिकेट का फ्यूचर है। एसआरएच ने ये चीज़ करके दिखाई है इस आईपीएल में। दे हैव शोन एवरीबडी व्हाट द फ्यूचर ऑफ T20 क्रिकेट इज गोइंग टू बी। एंड कोई भी इंटेंट आपको, कोई भी टाइप का अप्रोच गेम को, वो हमेशा 100% सक्सेस रेट के साथ नहीं आता है। एंड ये जो ऑल आउट इंटेंट है, अप्रोच है जो एसआरएच का, इसमें भी नेचुरली एक बुरा दिन आएगा ही आएगा। एंड उस बुरे दिन पे क्या होगा कि कोई भी बंदा का जो है ना विकेट सही से नहीं लग रहा होगा, हर कोई अपना विकेट थ्रो कर देगा, क्योंकि जब बैट पे लग रही होगी तो फिर आप 6 ओवर में 125 रन भी बनाओगे। बट जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन जल्दी जल्दी विकेट गिरेंगे, कोई बात नहीं। इस लॉस से डर कर अपना इंटेंट चेंज मत करना। सेम फॉर अभिषेक शर्मा। कई लोग कहेंगे उसको रिस्पॉन्सिबली खेलना चाहिए था, आई गेट वेयर दे कमिंग फ्रॉम, बट इफ समथिंग हैज बीन वर्किंग फॉर हिम थ्रू आउट दिस आईपीएल, हु आर वी टू से कि उसको वो चीज़ चेंज करनी चाहिए? क्या पता वो अपने आप को बैक कर रहा होगा कि मैं जैसे खेलता हुआ आ रहा हूँ, व्हाट इज वर्किंग फॉर मी, मैं उसी फॉर्म के साथ कंटिन्यू करता हूँ, शायद मैच जिता के ले जाऊंगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसने 30-35 रन मारे एंड 4 विकेट गिर गए थे सनराइजर्स के, उसके बावजूद उनकी जो रन रेट थी वो 10 से ऊपर की थी, थैंक्स टू देयर इंटेंट। तो पैट कमिंस से मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, आज तो मैच हार गए कोई बात नहीं, बट जो तुमने इतनी बढ़िया स्पीचेस दी हैं ड्रेसिंग रूम में, जो इंटेंट दिखाया है, द वे यू सेड कि यू वांट एवरी टीम टू फियर एसआरएच व्हेन दे प्ले अगेंस्ट देम, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। कोई बात नहीं, एक मैच हार गए तो कोई कुछ नहीं हो रहा है एक मैच हारने से, पूरा आईपीएल अभी पड़ा हुआ है, आधा आईपीएल बचा है अभी। डोंट चेंज दिस इंटेंट, टेक प्राइड इन दिस इंटेंट। कोई बात नहीं, हार गए तो अगले 3-4 मैचेस भी जीत सकते हो इसी इंटेंट के साथ, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इस इंटेंट का लाइकलीहुड ऑफ फेलिंग ज़्यादा कब है? जब आप चेस कर रहे हो, एंड ये चीज़ हमें साफ साफ दिख रही है। एसआरएच के अगेंस्ट अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो, यू कैन पॉसिबली सी अ पैटर्न हेयर कि एसआरएच इज क्लियरली नॉट एज गुड एज दे आर व्हेन दे आर बैटिंग फर्स्ट। जब वो चेस कर रहे होते हैं, दे आर नॉट एज गुड। ये तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? अगर बाय चांस आपके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आउट हो गए तो मिडिल ऑर्डर में इतने प्लेयर्स हैं नहीं आपके पास। इंडियन कोर आपका ऐसा है नहीं कि आपको जिता दे, फॉरेन कोर के ऊपर आप डिपेंडेंट हो। वही देखते हैं हम लोग, 4 विकेट पावर प्ले में गिर गए, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं 10 ओवर जब खत्म होते हैं तो सिर्फ 89 रन ही बनते हैं, विच मेंट ओनली 27 रन फ्रॉम 6 to 10 ओवर्स। 24 बॉलों पे सिर्फ 27 रन और आते हैं। कर्ण शर्मा जो है वो 2 ओवर डालता है, 2 विकेट ले जाता है यहाँ पे और सिर्फ 8 रन देता है। अनदर थिंग दैट आई एम सो हैप्पी आई हैव बीन प्रूवन राइट ऑन। मैंने आईपीएल शुरू होने से पहले कहा था कि कर्ण शर्मा को स्क्वाड में होना चाहिए, 11 में होना चाहिए, उसको ज़बरदस्ती निकाल रखा था। ही हैज़ क्वाइट लिटरली बीन देयर बेस्ट बॉलर अगेंस्ट केकेआर एंड नाउ अगेंस्ट एसआरएच, 2 ऑफ द बेस्ट बैटिंग टीम्स। उनके अगेंस्ट अगर आपको इतनी अच्छी बॉलिंग करके कर्ण शर्मा बीइंग अ लेग स्पिनर दे रहा है, दोनों अवे फ्रॉम होम खेलते हुए, भाई साहब बेस्ट बॉलर है आपके इस वक्त, प्लस बैटिंग डेप्थ भी देता है। तो वंस अगेन आई एम हैप्पी दैट आई हैव बीन प्रूवन राइट ऑन दिस वन। मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद हम देखते हैं जब 15 ओवर खत्म हो जाते हैं, 132 for 7 हो चुकी थी, मतलब कि मैच ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका था, 3 ही विकेट रह गए थे। कमिंस जो है उसने ट्राई करा था बड़ा भाई कि वो कुछ तरीके से कॉम्पनसेट कर दे, बट शहबाज ने जो है एकदम विराट कोहली से भी ज़्यादा मतलब बढ़िया टेस्ट इनिंग्स खेली है, पूरी टेस्ट इनिंग्स खेली है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम, हु इज़ द फिनिशर इन एसआरएच? जब आप चेस कर रहे हो तो कौन है? अब्दुल समाद इज नॉट रिलायबल, शहबाज को आपने आज देख ही लिया। नीतीश रेड्डी क्या, ही इज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, नॉट अ फिनिशर, नंबर 5 पे बैटिंग करने के लिए आ रहा है। सोचने वाली बात है। एसआरएच की ये 2-3 कमियां हैं जो आज एक्सपोज हुई हैं, एंड शर्म की बात यह कि आरसीबी ने एक्सपोज करी है, लाइक इट और नॉट, ठीक है। एंड आते आते 35 रन से अल्टीमेटली आरसीबी जीत जाती है। स्वप्निल और फर्गुसन ये दोनों बहुत एक्सपेंसिव थे इस मैच में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलमोस्ट एवरी बॉलर ऑफ आरसीबी डिड अ गुड जॉब। विल जैक्सन 2 ओवर डाले, वो 20-25 रन खाए, लेकिन विकेट भी लिए। सब ने अपना अपना काम करके दिया। यस, दयाल ने डिसेंट बॉलिंग करी है, सिराज ने डिसेंट बॉलिंग करी है, कर्ण शर्मा ने तो बॉलिंग अच्छी करी है, कैमरून ग्रीन ने भी ठीक बॉलिंग करी है। सो आई वुड से कि आरसीबी का वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स वुड बी कि भाई वो सबसे थ्रेटनिंग बैटिंग लाइनअप को उनके घर पे जाके पहले बैटिंग करके हरा सकते हैं, तो दिस शुड गिव देम सम कॉन्फिडेंस ऑफ विनिंग द टॉस एंड बैटिंग फर्स्ट। सेकेंडली जो बॉलिंग उन्होंने करी है, दिस इज वन ऑफ देयर बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंसेस ऑफ द सीजन, इजीली।
आजकल तो हम देखते हैं कि भाई मतलब हाफ टाइम पे मुझे लग रहा था कि शायद 206 रन काफ़ी नहीं होने वाले, स्पेशली अगेंस्ट SRH इन द होम ग्राउंड, बट उन्होंने डिफेंड करा है टारगेट। इसमें SRH की कमियां तो हैं ही, बट RCB को थोड़ा क्रेडिट भी मिलना चाहिए भाई, एंड आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी क्योंकि KKR का थोड़ा फ़ायदा हो गया इसमें। बट RCB के लिए भाई अभी भी देखो, जो लोग कहेंगे कि यार मैथमेटिकली पॉसिबल है, लेट्स बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं कि तुम सारे मैचेस जीत जाओगे, एंड योर रोल शुड बी ऑफ प्लेइंग अ पार्टी पूपर दैट यू डिड टुडे। वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी RCB कहाँ फिनिश करती है, लास्ट या फिर बीच में आती है। एज फार एज SRH इज कंसर्न, भाई ये मैच हारे हो लेकिन डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्टाइल। जैसे कि मैंने पहले कहा था, कोई बात नहीं, हार गया तो तुम इस स्टाइल के साथ सक्सेस ले सकते हो, बट कीप इन माइंड आने वाले मैचेस बहुत डिफिकल्ट हैं। अगर तुम यहाँ से क्वालिफाई नहीं करते हो ना प्लेऑफ्स के लिए, आफ्टर क्रिएटिंग सो मच हाइप फॉर योरसेल्फ, तो भाई ये शर्म की बात है। एंड यू हैव टू लुक विद इन एंड रियलाइज कि परहैप्स द ऑक्शन वाज नॉट सो प्रॉमिसिंग एज आई हैड सेड बिफोर द IPL। होप आई एम प्रूवन रॉन्ग, बट कुछ भी हो सकता है अभी, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड नाउ लेट्स टॉक अबाउट LSG वर्सेस RR जो हम प्रीव्यू करने वाले हैं इस मैच में। यार देखो, ये मैच मैं पहले तो सोचा था प्रीव्यू करूं या ना करूं, बट ऑन पेपर दिस इज सो डिलिशियस टू सी। LSG बीटिंग CSK ट्वाइस इन ग्रेट फैशन, RR टॉप ऑफ द टेबल। ये फिक्सचर जो है जेन्युइनली बहुत बड़ा डेंट क्रिएट कर सकता है इन डिसाइडिंग कौन टॉप 2 पे आने वाले हैं। LSG के पास अभी भी आउटसाइड चांस है टॉप 2 में आने का, डोंट फॉरगेट दैट। सो स्टेक्स आर गोइंग टू बी वेरी हाई, एंड LSG के घर पे ये मैच है तो LSG वुड टेक सम कॉन्फिडेंस। अब तो वो चेस भी करने लग गए ठीक ठाक, तो अगर चेपअप में जाके हिस्ट्री की सबसे बड़ी चेस कर दी तो मतलब कुछ तो मेरिट है ना। सो आई वुड से कि दे श्योरली हैव अ चांस कमिंग इनटू दिस गेम। कौन फेवरेट्स है, कौन कैसे जीतेगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं अभी, स्टार्टिंग विद द पिच एंड द कंडीशंस, ठीक है। ये जो नई पिच है ना एकाना पे, दिस हैज शोन सम प्रॉमिस ऑफ हाई स्कोर्स। अब हाई स्कोर से मेरा मतलब ये नहीं है कि जैसे इस IPL हम देखते आ रहे हैं कि 220 250 रन बन रहे हैं, बट एनीथिंग बिटवीन 180 to 200, अपर लिमिट बीइंग 200 के आसपास का, लोअर लिमिट बीइंग 180। एंड अगर लोअर लिमिट ही 180 की है तो यू कुड आर्ग्यू कि पिच अच्छी है बैटिंग के लिए। तो इट इज़ नॉट अ टिपिकल एकाना पिच जहाँ पे बैटिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अ गुड बैटिंग सर्फेस इन माई ओपिनियन, डिसेंट वन एटलीस्ट। एंड यहाँ पे हम लोग इन माई ओपिनियन टॉस जीत के चेस करना चाहेंगे। LSG को अगर 2 हफ्ते पहले आप मुझसे पूछते तो मैं शायद कहता कि LSG टॉस जीत के बैटिंग ही करना चाहेगी, बट रिसेंटली जितना उन्होंने सक्सेस शो करा है चेस करते वक्त, जितना कॉन्फिडेंस गेन करा है, आई थिंक दे वुड फैंसी दमसेल्व्स चेजिंग। एंड ड्यू का फैक्टर भी आएगा, विकेट भी अच्छी है बैटिंग के लिए। चेन्नई को भी रिसेंटली यहाँ पे हराया था 170 180 को चेस करते वक्त, बड़ा कंफर्टेबली चेस कर दिया था वो भी। वाई नॉट चेस? तो आई थिंक टॉस जीत के यहाँ पे चेस करना चाहिए। गोइंग टू द सेकंड सेगमेंट विच इज द हेड टू हेड रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे 4 मैचेस खेले ये लोग आपस में आज तक, ठीक है। 3 बार राजस्थान रॉयल्स जीती है, सिर्फ 1 बार लखनऊ जीती है। तो हिस्ट्री फेवर्स हेविली राजस्थान रॉयल्स, बहुत हेविली फेवर करती है। LSG एक मैच लास्ट ईयर जीती थी, 10 रन से जीती थी, बट इस साल भी जो पहला मैच हुआ था दोनों का, ओपनर जो था वो भी क्लियरली राजस्थान अपने घर पे खेल के पहले बैटिंग करके जीत गई थी, 20 रनों से जीती थी। ऑल्दो आई थिंक वो मैच जो है वो आज की डेट में जो LSG है उसका ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्यों, ये हम अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, आई विल प्रूव इट टू, डोंट वरी। एंड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे इन दोनों टीम्स के बीच में आज तक एक भी मैच एकाना स्टेडियम पे नहीं हुआ है। ऑल्दो 4 में से 3 मैच राजस्थान जीती है, बट एक भी मैच जो है चारों में से एकाना स्टेडियम पे नहीं हुआ है। तो शायद हिस्ट्री इतना रिलेवेंट ना हो इस मामले में, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। मूविंग टू द प्लेइंग 11, कमिंग टू द थर्ड सेगमेंट, प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मैंने क्यों कहा कि जो लखनऊ सुपर जायंट्स पहले मैच में थी राजस्थान के अगेंस्ट, ये वो लखनऊ सुपर जायंट्स नहीं है। वो 20 रन से क्यों हारे थे उस टाइम पे, इफ यू रिमेंबर, मिडिल ओवर से बहुत ज़्यादा चोक कर गए थे। क्यों करे थे? इन लोगों ने गलती करी थी, सारे एंकर्स को ऊपर भेज दिया था, सारे पावर हिटर्स को एकदम नीचे के लिए सेव करके रखा हुआ था। उस मैच में स्टॉइनिस और पूरन बहुत नीचे बैटिंग करने के लिए आए थे, अपना पर्डिकल बडोनी सबको ऊपर बैटिंग करने के लिए भेज दिया था। अब LSG वो गलती नहीं कर रही है। राहुल ने खुद ही ये बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वी रियलाइज कि हम लोग को फायर पावर अप टॉप चाहिए, जिसकी वजह से ये लोग चेस कर पा रहे हैं अच्छे टारगेट्स। स्टॉइनिस पूरन सब ऊपर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। आई विल गो 1 स्टेप फर्दर। मैंने IPL शुरू होने से पहले कहा था कि कैसे मजबूरन मुझे क्विंटन डिकॉक के ऊपर मेयर्स खिलाना पड़ेगा। मुझे लगता है अब मजबूरी की बात नहीं है, फॉर्म की बात है। आई वॉन्ट टू ट्राई Kyle Mayers. He can also give you a bowling option. I will have Kyle Mayers open with KL Rahul, although I don't think ऐसा होने वाला है कि क्विंटन डिकॉक ही ओपनिंग करेंगे, बट इफ यू आस्क मी
मैं मेयर्स को चाहता हूँ ओपनिंग करना. लेट्स गो ऑल आउट विद द फायर पावर, लेट्स डू इट. मेयर्स, केएल राहुल ओपनिंग, स्टॉइनिस वन डाउन आएंगे, पूरन टू डाउन आएंगे. उसके बाद दीपक हुडा आने वाले जिन्होंने बहुत प्रॉमिस शो करा था चेन्नई के अगेंस्ट अबाउट देयर फायर पावर. तो टॉप 5 आपके सॉलिड लग रहा है एकदम से बहुत सॉलिड लग रहा है देखने में. फिर बदोनी आएंगे विच इज इन माय ओपिनियन अ बिट ऑफ अ वीक लिंक हियर. बट उसके बाद कृणाल पांड्या, ही कैन ऑल्सो एड सम फायर पावर डाउन द ऑर्डर. बैटिंग अब यहाँ पे देखो ये यहीं पे खत्म हो जाएगी. उसके बाद मैं मैट हेनरी को लेके आऊंगा, आइडली नवीन उल हक को लेके आता, वो थोड़े से बैटिंग भी कर लेते हैं. बट मैट हेनरी जस्ट हैज़ बीन सो गुड कि मैं कैसे ही बेंच करूँ उनको. उसके बाद बिश्नोई, मोहसिन खान एंड अपना यश ठाकुर आने वाले हैं. क्वेश्चन इज मयंक यादव का क्या हुआ है? ही वॉज सपोज टू कम बैक आफ्टर द केकेआर गेम, अभी तक वापस नहीं आया. इफ ही इज फिट फॉर श्योर ही विल स्टार्ट इन प्लेस ऑफ मोहसिन और यश, दोनों में से कोई एक. बट नहीं, देन वी हैव दीज 2 guys टू स्टार्ट. इम्पैक्ट प्लेयर बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है. सब लोग कहेंगे कि पर्टिकुलर को खिलाने का सेंस बनता नहीं है, एंड आई एग्री. फिर मैंने ना इनकी स्क्वाड देखी दोबारा, अपने नोट्स चेक करे पहले के. मैंने नोटिस करा कि पर्टिकल के अलावा और कोई प्रॉपर बैट्समैन है ही नहीं टीम में जो कि ऑलरेडी 12 में खेल ना रहा हो. सिर्फ एस्टन टर्नर है, वो फॉरनर है वैसे भी. तो पर्टिकल को बाय डिफॉल्ट खेलना ही पड़ेगा. ऐसा कुछ इनका मिश्रण ही ऐसा है कुछ लाइनअप का. ऑप्शन क्या है, या फिर एक बॉलिंग ऑलराउंडर को खिला लो. वहाँ पे आई थिंक अपना कृष्णप्पा गौतम वो आ सकते हैं यहाँ पे खेलने के लिए. वो बॉलिंग भी कर लेंगे एंड डाउन द ऑर्डर बैटिंग भी ऐड करके दे देंगे आपको. ही कुड बी ट्राइड, बट आई थिंक फिर से पर्टिकल को ही ट्राई करने वाले हैं लोग. ठीक है, एज फार एज द स्ट्रैटेजी इज कंसर्न, पहला पॉइंट तो ये होगा. आई थिंक अ बोल्डर मूव वुड बी टू ट्राई कृष्णप्पा गौतम. रिगार्डलेस, मेयर्स को जो है मैं खिलाने वाला हूँ फॉर श्योर अबव क्विंटन डिकॉक. बिसाइड्स इफ यू नोटिस कि यहाँ पे मेयर्स एक एडेड पेस ऑप्शन दे रहे हैं एंड गौतम जो है वो एडेड एक स्पिन ऑप्शन दे रहे हैं. तो बॉलिंग में आपके पास टोटल ऑप्शंस 8-9 हो चुके हैं. यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन एनी वन सिंगल बॉलिंग ऑप्शन के. इससे 4 ओवर डलवाने. ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा टीम का अगर इन दोनों को खिलाते हैं तो. डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ सेंडिंग पर्टिकल एंड बदोनी टुगेदर. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट होगा. मेक श्योर योर पावर हिटर्स, एंड बाय द वे पूरन स्टॉइनिस पावर हिटर्स हैं लेकिन बड़े रिस्पॉन्सिबल बैट्समैन भी हैं, लंबा खेलना भी जानते हैं. मेक श्योर यू सेंड दीज गाइज अप द ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द आउटपुट ऑफ रन्स. मैक्सिमाइज करना है अगर तो इन दोनों को ऊपर बैटिंग करने भेजना. चाहो तो पर्टिकल को फिर भी 1 डाउन भेज दो, लेकिन फिर 2 डाउन स्टॉइनिस एंड 3 डाउन पूरन, उससे नीचे नहीं. बदोनी को बाद में आने दो, शायद तब तक बैटिंग आई ना, जरूरत ही ना पड़े तब तक. ठीक है, एंड लास्टली नवीन आइडियली स्टार्ट कर सकता है. वंस अगेन पिछली बार इसने 2 विकेट भी लिए थे राजस्थान के अगेंस्ट. बट पॉइंट वही है यार कि मैट हेनरी शायद अभी उसको एक एज मिलने वाला है. प्लस इकाना की जो नई पिच है यहाँ पे इतना स्लोअर नेचर है नहीं, तो वो कटर्स जो कि नवीन डालता था शायद उतनी इफेक्टिव ना हो, शायद. हू नोस. कमिंग टू राजस्थान रॉयल्स, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे. मैं एक थोड़ी ओल्ड स्कूल स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ जो कि सनराइज कह रहा हूँ, राजस्थान ने आईपीएल की स्टार्टिंग में यूज़ करी थी. मैं चाहता हूँ वापस वो लोग उस चीज़ पे चले जाएं. बटलर, जायसवाल, सैमसन टॉप 3, रियान पराग नंबर 4, हेटमायर, ध्रुव जुरेल, अश्विन, ये हमारे बैटिंग और ऑलराउंडर्स हो गए. उसके बाद ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, संदीप एंड युजवेंद्र चहल, ये हमारे बॉलर्स हो गए. ठीक है, इस लाइनअप में 5 बॉलर्स भी हैं और 7 बैट्समैन भी हैं, अश्विन बीइंग द ऑलराउंडर. यही इन लोगों ने स्टार्टिंग में करा था. व्हेन आई सेड कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं लोग. अगर राजस्थान पहले बैटिंग करती है, मैं चाहता हूं कि वो एग्जैक्ट सेम लाइनअप अनाउंस करें. फिर अगर ज़रूरत पड़ जाए बैटिंग की तो फिर पॉवेल दोबारा ऑफकोर्स इम्पैक्ट प्ले की तरह अंदर आ सकते हैं फर्स्ट इनिंग्स में. बट अगर जरूरत नहीं पड़ती देन यू हैव एन एक्स्ट्रा बॉलर इन नांद्रे बर्गर, जो कि ये लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे आईपीएल के. दैट इज द बेस्ट वे टू यूज़ द इम्पैक्ट प्ले रूल. इसमें ये बात है कि हाँ, अगर पहले बैटिंग आएगी तब भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो. अगर आप चेस कर रहे हो तो शायद आपको पॉवेल को पहले से नाम देना पड़ेगा इसके अंदर. बट मुझे लगता है कि पहले बैटिंग आ रही है, व्हाई डू यू वांट टू मिस आउट ऑन दी पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग नांद्रे बर्गर. पहले वाले मैच भी खेला था अगेंस्ट राजस्थान, ही वॉज डिसेंट, ही हैज शोन प्रॉमिस, नॉट बीन दैट बैड टू बी बेंच्ड. प्लस 6 बॉलर अगर आपके पास हो जाए तो अच्छा ही है, वरना फिर ज़बरदस्ती हर बॉलर से 4 ओवर कराने पड़ेंगे. वो गलती क्यों करेगा सैमसन. आई थिंक ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट मेरा पहला ये होने वाला है. अगर पहले बैटिंग आ जाए, डोंट डिक्लेयर द इम्पैक्ट प्लेयर. डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अनाउंस अ बैट्समैन और अ बॉलर, पॉवेल या फिर नांद्रे बर्गर. ठीक है, और कोई मैं ज़्यादा ज्ञान देने नहीं वाला आर को. मुझे लगता है कि जो करते आ रहे हैं सही करते आ रहे हैं. डोंट फिक्स व्हाट इज़ नॉट ब्रोकन. जो भी स्ट्रैटेजीज हैं सब काम करते हुए आ रही हैं, तो दे डोंट हैव टू चेंज मच. बट दिस शुड बी कॉशियस अबाउट दिस LSG, स्पेशली एट होम. दिस इज नॉट गोइंग टू बी as poor as the one that they faced in the first game for sure. ठीक है, की बैटल्स पे आते हैं जल्दी से.
मेरे लिए सबसे जो पहला की बैटल होगा वो है मार्कस स्टोइनिस द बैट्समैन वर्सेस अश्विन द बॉलर। पिछले मैच में भी जब ये लोग सीजन के स्टार्टिंग में खेले थे तो अश्विन ने ही स्टोइनिस को आउट किया था। बिसाइड्स अश्विन का फॉर्म, लेट्स बी ऑनेस्ट, हैज नॉट बीन गुड इन दिस आईपीएल। स्टोइनिस ऑन द अदर हैंड बहुत ही अच्छी 100 मार के आ रहे हैं। दोनों मिडिल ओवर्स में भिड़ने वाले हैं। जो डोमिनेट करेगा वो मिडिल ओवर्स का जो फेज है वो जीत जाएगा, उसकी टीम वो फेज जीत जाएगी। अश्विन हैज टू बकल अप इन टर्म्स ऑफ द विकेट्स। इकोनॉमी में ही हैज बीन अप देयर डाउन देयर एज वेल, बट विकेट्स कांस्टेंट है जो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आई थिंक वहां पे उसको इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चहल नीड्स सम सपोर्ट, सिर्फ चहल विकेट नहीं ले सकता है। एंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियंस अश्विन के पास एक अच्छा मौका है। एकाना जैसी पिच भी है जो कि ऑल्दो 180-200 आप बना सकते हो, बट इट्स नॉट अ 250 पिच जो कि आजकल मैक्सिमम पिचेस ऐसी हो रही हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द बेटर पिचेस फॉर द स्पिनर्स। अश्विन हैज़ अ चांस अगेंस्ट स्टोइनिस, बट स्टोइनिस कुड इक्वली डू द डैमेज, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, पूरन वर्सेस युजवेंद्र चहल फॉर ऑब्वियस रीजंस, बीइंग अ लेग स्पिनर हु लाइक्स टू फ्लाइट द बॉल, will be bowling in the death as well. पूरन बैटिंग करने के लिए तब आएगा। Will he be tempted to hit him over mid wicket for a 6, or he'll play him out smartly? And if he is tempted, क्या चहल उसको आउटफॉक्स करके उसका विकेट निकाल पाएगा? जो भी इस बैटल को जीत जाएगा मोस्ट लाइकली वो डेथ ओवर्स का गेम भी जीत जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट बैटल विच इज जॉस बटलर वर्सेस रवि बिश्नोई। कई लोग कहेंगे इसका एग्जैक्टली सेंस क्या है, क्योंकि दोनों आमने सामने शायद आने नहीं वाले इतना। अगर आपने नोटिस करा है, हर इंग्लिश प्लेयर की टेंडेंसी रही है इस आईपीएल में लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट होने का, और एक हिस्टोरिकली वीकनेस रही है इंग्लैंड की, ठीक है। अगर ये बैटल हेड टू हेड फिर से होता है, इवन इन लास्ट मैच ऑफ राजस्थान, अभी मुझे याद है कुलदीप यादव ने भी जब खेला था इनके अगेंस्ट तब उसने भी आउट करा था बटलर को। हर कोई लेग स्पिनर्स पे आउट हो रहे हैं, सारे इंग्लिश प्लेयर्स। वुड लव टू सी बिश्नोई इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाता है कि नहीं। बटलर क्योंकि अगर टिक गया तो गेम जिता देगा, अकेले पूरा खेल जाएगा, 100 ही मारेगा फिर सीधा। अगर जल्दी आउट कर दिया, बिश्नोई कुड हैव अ बिग रोल टू प्ले इन। नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी संजू सैमसन वर्सेस कृणाल पांड्या। क्यों? देखो, कृणाल पांड्या हैज बीन सरप्राइजिंगली वन ऑफ द बेटर स्पिनर्स इन दिस आईपीएल। हाँ, विकेट ले रहा है कि नहीं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत इकोनॉमिकल रहा है। वन ऑफ द स्टैंड आउट बॉलर्स फॉर एलएसजी एज वेल। द अदर क्वेश्चन इज, पता है आपको सैमसन इस आईपीएल में अभी तक स्पिनर्स पे आउट नहीं हुआ है। तो मिडिल ओवर्स में ये बैटल देखने में बहुत मजा आएगा। कैन कृणाल पांड्या बिकम द फर्स्ट वन टू डिसमिस संजू सैमसन बीइंग अ स्पिनर एंड देयरफॉर डोमिनेट द मिडिल ओवर्स, या फिर संजू सैमसन ने जैसा लास्ट टाइम लखनऊ के अगेंस्ट खेला था 80-85 रन कुछ मारे थे, नॉट आउट था, वुड ही कंटिन्यू दैट? वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। लास्टली क्या, कमिंग टू द प्रेडिक्शंस नाउ। देखो, आई थिंक आरआर जैसा खेल रही है अभी केकेआर को भी उनके घर पे जाके हराया, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ होम बुलीज है। दे हैव द फायर पावर एंड द फॉर्म टू बीट एनी टीम, चाहे घर पे चाहे बाहर, ठीक है। बट आई थिंक एलएसजी जिस मोमेंटम के साथ आ रही है, जो उन लोगों ने पॉजिटिव चेंजेस करे अपनी टीम में टैक्टिकली, दे आर ऑल कमिंग टुगेदर, और अब ये मैच उनके घर पे भी है तो एक एडेड एडवांटेज भी होगा। सो आई थिंक फेवरेट्स तो आरआर ही है, एंड डोंट बी सरप्राइज अगर आरआर जीत जाती है। बट आई थिंक एक लो की चांस बहुत तगड़ा है एलएसजी के पास हराने का, एंड आई वुड लाइक टू हैव माई गट फीलिंग विद एलएसजी। इफ आरआर लूजेस, आई थिंक इसमें एलएसजी की अच्छाई और भलाई और ग्रेटनेस ही है कि दे हैव पीक्ड एट द राइट टाइम। आरआर अगर ये मैच हारती भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड जीतती है तो कोई सरप्राइज नहीं है। द ओनस इज ऑन आरआर टू लूज दिस गेम, दिस इज आरआर्स गेम टू लूज। बट लो की एडवांटेज जो है ना वो एलएसजी के पास होने वाली है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू पे, विच इज सीएसके वर्सेस एसआरएच। आई थिंक ये मैच बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है दोनों ही टीम्स के लिए। सीएसके अभी 2 मैचेस हार के आ रही है एलएसजी के हाथों से, विच मीन्स कि राइट नाउ विद 8 गेम्स उन्होंने आधे मैच जीते आधे हारे हैं, बहुत डेलिकेट पोजीशन पे हैं। सनराइजर्स अभी आरसीबी से हार के आ रही है, एंड अभी लेट मी टेल यू, आई टेल यू हाउ, चेपा पे लोग आज तक अभी नहीं जीते। 2 मैच अगर जहाँ लोग हार गए, एक डाउनवर्ड स्पाइरल बड़ी जल्दी शुरू हो सकता है। एंड ये पीक टाइम है, ये एकदम बहुत सेंसिटिव टाइम है आईपीएल का। इस टाइम पे पीक करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इससे पहले आप जीतते हो और लेकिन अभी हारना शुरू कर दिया, कोई फायदा नहीं है। इट इज़ ऑलवेज अबाउट पीकिंग एट द राइट टाइम। दोनों के लिए बहुत हाई स्टेक्स गेम्स हैं, मोर सो इवन फॉर आई वुड आर्ग्यू सीएसके राइट नाउ, ठीक है। एसआरएच फिर भी अभी उनके ऊपर है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज द पिच एंड द कंडीशंस। चेपो का मैच होने वाला है। कई सारे एक्सपर्ट्स आपको शायद फिर से बोलें कि यार 180 के आसपास का स्कोर हो सकता है।
थोड़ा बॉल फंस के आएगा वगैरह वगैरह. बट लेट मी टेल यू, इस IPL में जो पिच की एनालिसिस हुई ना, बहुत ही बकवास हुई है. जो ये लोग टॉस के टाइम पे कर रहे होते हैं एनालिसिस, इट इज़ नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल, इट इज़ नॉट एक्यूरेट एट ऑल. डोंट बी सरप्राइज अगर हम लोग फिर से देखते हैं 200 से ऊपर का टारगेट बनते हुए, कोई बड़ी बात नहीं है. स्पेशली अगर SRH पहले बैटिंग कर रही है. इवन इफ CSK इज बैटिंग फर्स्ट, आई थिंक यहाँ पे टारगेट कम से कम 200 प्लस का होना चाहिए. ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट कि सेकेंड इनिंग्स में ड्यू पड़ने वाली है, तो आपको ऑलरेडी 10-15 रन एक्स्ट्रा मारने पड़ेंगे पहले बैटिंग करते वक्त. So I think if you're batting first, try to score 200 और 220 के बीच में कुछ. That should be a good total. But moving forward, अगर आप टॉस जीतो, आपको करना क्या चाहिए एग्जैक्टली? देखो, चेपॉक की पिच देख के और ड्यू जितनी पड़ती है उसको देख के, कंडीशंस के बेसिस पे आंख मीच के चेस करना चाहिए. बट क्योंकि SRH आपकी ओपोनेंट है, जो कि अभी हमने RCB के साथ भी देखा था कि जस्ट बिकॉज SRH ओपोनेंट थी, उनने पहले बैटिंग कर ली. क्या CSK को भी ये चीज करनी चाहिए? मेरा टेम्पटेशन है कहना ना, क्योंकि RCB और CSK में बहुत फर्क है. एंड RCB की बॉलिंग लाइनअप में और CSK के बॉलिंग लाइनअप में जमीन आसमान का फर्क है. मतलब जो पहला मैच CSK हारी भी है ना सनराइजर्स से, इफ यू नोटिस उस मैच में ना ही पथी राणा था, ना ही मुस्तफिजुर रहमान था. तो पिछले मैच के कंपैरिजन में भी CSK की बॉलिंग लाइनअप बहुत बेटर होने वाली है. एंड दे शुड स्टिक टू व्हाट सूट्स द कंडीशंस, नॉट द ऑपोजिशन दैट दे आर प्लेइंग. आई वुड से टेक द बोल्ड डिसीजन. अगर आप टॉस जीतते हो फिर भी चेज ही करो. एंड मुझे लगता है सनराइजर्स टॉस जीतेगी तो वो खुद भी चेज ही करेगी. पिछले बार भी चेन्नई को चेस करते वक्त ही हराया था. ऑल्दो चेस करने में उनकी थोड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, बट इस टॉस पे आई थिंक जो भी टीम जीतेगी वो चेज ही करेगी फिर भी. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं. दोनों टीम्स आज तक 20 बार एक दूसरे के अगेंस्ट खेली है. 14 बार चेन्नई जीती है, सिर्फ 6 बार सनराइजर्स जीती है, इंक्लूडिंग द गेम प्लेड प्रीवियसली इन दिस सीजन. लास्ट 10 मैचेस की बात करी जाए, थोड़ा और रिसेंट चलते हैं, तो उसमें से भी 6 बार चेन्नई जीती है, 4 बार जो है सनराइजर्स जीती है. अगर एकदम ही रिसेंट की बात करनी है, पिछले 5 मैचेस की, 2.5 सीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो भी 3 CSK जीती है, 2 SRH जीती है. तो देखो, हिस्टोरिकली तो बहुत ज़्यादा फेवर CSK के पास है 20 में से 14 मैचेस. बट अगर हम लोग एकदम रीसेंट फॉर्म निकालें तो सनराइजर्स ने थोड़ा कम बैक तो करा है फॉर श्योर. ठीक है, थोड़ा सा इस राइवलरी में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने शुरू करें SRH ने. द पॉइंट इज CSK और चेन्नई के बीच में एट द चेपॉक आज तक सिर्फ 4 ही मैचेस हुए हैं, चारों के चारों चेन्नई जीती है. सो अगर सनराइजर्स को अगला मैच अपना जीतना है, इट हैज़ टू बी अ हिस्टोरिकल गेम फॉर देम. हिस्ट्री में ऐसा उन्होंने कभी भी चेन्नई को चेपॉक में नहीं हराया. दे विल हैव टू क्रिएट हिस्ट्री इफ दे वांट टू विन दैट गेम. ये एक बात है जहाँ पे मैं कहूँगा हिस्ट्री बहुत ज़्यादा हेविली फेवर करती है चेन्नई को, बहुत ज़्यादा. ठीक है, प्लेइंग 11 की बात करते हैं. यहाँ पे अगर मैं चेन्नई की बात करूँ, मैं कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने वाला हूँ. पिछले मैच में हमने देखा था रचिन रविंद्र को हटा के मोइन अली ले आए थे, बट डैरल मिचेल टीम में थे. मैं कहता हूँ डैरल मिचेल को हटाओ, रचिन रविंद्र को वापस लेके आओ. आई डोंट सी हाउ डैरल मिचेल इज एडिंग एनी वैल्यू इन द मिडिल ऑर्डर. आई रादर हैव अ गाय हु ओपन्स द इनिंग्स एंड अपना टैंटे करके आउट हो भी है तो हो भी है, टिक गए तो भाई 80-90 रन बन जाएंगे पावर प्ले के अंदर. आई विल हैव ऋतुराज एंड रचिन रविंद्र ओपन, शिवम दुबे 2 डाउन पे आएंगे. देन डोंट सेंड जडेजा, सेंड मोइन अली, ही कैन ऑल्सो बैट वेल. मोइन अली को 2 बैटिंग, जडेजा और धोनी को नंबर 6 नंबर 7 पे एज अ फिनिशर ही रखो. जडेजा को जितनी ज़्यादा बॉलें खेलने को दोगे ना, उतना ज़्यादा वो एंकर की तरह खेलना शुरू हो जाता है. उतना कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है. स्ट्रैटेजिकली ये सबसे बड़ा पॉइंट है, कॉम्प्लिकेट इतना करना ही नहीं है. जडेजा को 10-15 बॉल ही खेलनी है, मारना ही है हर बॉल पे. वाई इवन हैव द थॉट ऑफ प्लेइंग टिल द एंड? वो चांस ही मत दो जडेजा को. टेल हिम कि भाई तू आखिरी के 10-15 बॉलें खेलने आने वाला है, मार कर ही खेलना है, ताकि फिर थॉट से एक ही डायरेक्शन में चले. ठीक है, इंटेंट में कोई डिसहार्मनी ना हो. तो आई थिंक ये बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए. धोनी के बाद नंबर 8 पे दीपक चहर एंड नंबर 9 पे शार्दुल ठाकुर, या फिर दोनों में स्वैप भी कर सकते हो. एंड लास्ट में देश पांडे, मुस्तफिजुर रहमान एंड इम्पैक्ट प्लेयर ऑफकोर्स पथी राणा हमारे हो जाएंगे. तो ऑफकोर्स यहाँ पे नंबर 7 तक बैटिंग है प्लस 2 ऑलराउंडर्स हैं, विच मीन्स कि नंबर 9 तक बैटिंग है. बहुत डेप्थ है, बहुत डेप्थ है, इससे ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ यू सी, क्योंकि रचिन रविंद्र अब टीम में है, मोइन अली भी टीम में है, तो आपके पास बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉलिंग ऑप्शंस हैं विदाउट कंसिडरिंग शिवम दुबे.
उसको कंसिडर कर लोगे तो टीम में 9 बैट्समैन और 9 बॉलर्स, इतनी ज़्यादा डेप्थ है सीएसके के पास. आई होप दे यूटिलाइज दिस. चेन्नई हैज़ अ टेंडेंसी कि नहीं हम सिर्फ 5 ही बॉलर यूज़ करेंगे. डज नॉट वर्क. अगर किसी का दिन अच्छा नहीं जा रहा, डोंट बी अफ्रेड ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज. यार क्या जा रहा है, क्या हो जाएगा, कर लो यूज़. सो स्ट्रेटेजिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं हर बार चेन्नई के लिए कहता हूँ. Don't restrict yourself to just 5 proper bowlers. You have plenty of options. If somebody is not having a good day, don't worry. कोई बात नहीं, दूसरों से बॉलिंग करा के देख सकते हो. ठीक है. रचिन रविंद्र इन फॉर डायल मिचेल, ये वाला स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी सबको क्लियर हो गया आई होप. कैन वी रिस्क यूजिंग पथिराना इन द पावर प्ले? यूजुअली हम देखते हैं कैसे पथिराना जो है वो 10 ओवर जब खत्म हो जाते हैं बैटिंग के, उसके बाद सेकेंड हाफ में आते हैं. क्योंकि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा इस फॉर्म में हैं, कैन वी से कि इस बार पथिराना के 1-2 ओवर हमें रिस्क कर सकते हैं इन द पावर प्ले अलॉन्ग साइड मुस्तफिजुर रहमान. बिकॉज लेट मी टेल यू, इस लेवल की पावर प्ले की बॉलिंग अभी तक शायद ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने फेस नहीं करी है शायद. एंड अगर आप पहले ही गेम को किल ऑफ कर दो, अभी हमने आरसीबी वाले मैच से जब एनालाइज करा तो क्या सीखा इसी पॉडकास्ट में कि भाई एसआरएच इज टॉप हैवी टीम. ये वीकनेस है जो कि अब दिखनी शुरू हो सकती है. एसआरएच के पास फिनिशर्स नहीं है बहुत अच्छे. शहबाज नंबर 7 पे आता है एज अ फिनिशर. अगर टॉप ऑर्डर को जल्दी उड़ा दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्लास है ना मिडिल ऑर्डर में आपको जो टैकल करना है. गो फॉर द किल राइट फ्रॉम द गेट गो. दिस कुड बी अ स्ट्रैटेजी दैट आई थिंक इट इज वर्थ रिस्किंग एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग इन दिस गेम फॉर ऋतुराज गायकवाड. मे बी गो विद योर ट्रम्प बॉलर्स राइट अवे एंड गेट ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा आउट वेरी अर्ली. कर सकते हैं ट्राई, सोचने वाली बात है. ठीक है. अगली बात एसआरएच की हुई. एसआरएच का क्या बैटिंग लाइनअप होना चाहिए, क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए. ऑफ कोर्स ट्रेविस हेड और अभिषेक जो है स्टार्ट करने चाहिए. नंबर 3 पे अब कई लोग कहेंगे मार्करम की जगह ग्लेन फिलिप्स लेके आओ. आई डोंट माइंड नाउ, आई डोंट माइंड, बट आई स्टिल थिंक कि मार्करम के साथ ही स्टिक करेंगे मोस्ट लाइकली. ठीक है. लाइकलीहुड मार्करम का ये, अगर आप मुझे कहते हो ग्लेन फिलिप्स को ट्राई करो, आई डोंट माइंड. मैं ओपन हूँ उस चीज़ को लेके. नंबर 4 पे क्लासन आएंगे, नंबर 5 पे नीतीश रेड्डी आएंगे, फिर समद, फिर शहबाज, फिर कमिंस आएंगे, फिर भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे. वंस अगेन आई एम नॉट सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिम बट ही विल प्ले, आई एम श्योर. नटराजन एंड उनादकट, ये दोनों होने वाले हैं. वॉशिंगटन सुंदर नहीं, उनादकट. ठीक है. उनादकट फॉर वॉशिंगटन सुंदर इसलिए क्योंकि पहला पॉइंट स्ट्रेटेजिकली, इस चेपॉक के विकेट पे डोंट गेट डिसीव्ड, देयर इज नो रोल फॉर एन एक्स्ट्रा बॉलर, एक्स्ट्रा स्पिनर, कोई रोल नहीं है. पिछले मैच में भी एलएसजी के अगेंस्ट जडेजा एंड मोइन अली ने मिला के टोटल 4-5 ओवर डाले सिर्फ. जब चेन्नई खुद ही स्पिनर्स को यूज़ नहीं कर रही तो आप क्यों यूज़ कर रहे हो. प्लस उनादकट ने जो बॉलिंग करी है आरसीबी के अगेंस्ट, आई वाज सो हैप्पी दैट आई वाज प्रूवन राइट. मैं बड़ा खुश हूँ. उनादकट को ट्राई करो इस मैच में भी, होपफुली ही विल नॉट डिसअपॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा स्ट्रेटेजिकली, अगर आपको वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना ही है, वॉट इफ आप मयंक मार्कंडे को हटा के वॉशिंगटन सुंदर को लाइनअप में रख लो. विच मीन्स एक स्पिनर गया तो स्पिनर आ भी रहा है, प्लस वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग भी कर लेता है. प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोग शायद भूल रहे होंगे, शिवम दुबे दूसरी टीम में है. हमने इस पूरे आईपीएल में देखा है हर ऑपोजिशन की टेंडेंसी होती है जब शिवम दुबे मिडिल ओवर्स में बैटिंग कर रहा होता है तो ये लोग अपने लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर से या फिर लेग स्पिनर से बॉलिंग कराती ही नहीं है. पता नहीं क्यों, बहुत गलत चीज़ है, बट कराती ही नहीं. उन्हें लगता है कि वो एंगल के साथ मार के बहुत डोमिनेट कर देगा. तो अगर एसआरएच का भी ये प्लान है कि मयंक मार्कंडे से बॉलिंग नहीं कराएंगे अगर शिवम दुबे बैटिंग करने के लिए आता है, तो इससे अच्छा वॉशिंगटन सुंदर को ही टीम में ले लो. वो राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, बॉल पढ़ के बाहर निकलेगी शिवम दुबे के लिए, उसको शायद यूज़ कर सकते हो. फालतू मयंक मार्कंडे को खिला भी लेना, बैटिंग कर रहा है बॉलिंग भी नहीं कर रही, तो फायदा क्या है. मे बी ट्राई वॉशिंगटन सुंदर. ये सोचने वाली बात है एसआरएच के लिए. आप कमेंट करके बताना आपको समझ में आ रही चीज़ की नहीं आ रही. ठीक है. लास्टली, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्टाइल. जैसे कि मैंने आरसीबी वाले मैच के लिए कहा, कोई बात नहीं, हार गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इट इज़ ओके. इस स्टाइल में या फिर हर स्टाइल में भगवान आपको हमेशा 100% सक्सेस रेट तो किसी भी चीज़ में नहीं देगा. कभी ना कभी तो आप फेल करोगी, उससे डरना मत. अगर चेज भी कर रहे होगे ना, कोई बात नहीं, अपने स्टाइल से ट्रू रहना. यही स्टाइल आपको सक्सेस देता हुआ आ रहा है, स्टिक करो. ज़बरदस्ती आउट ऑफ अपना कैरेक्टर खेलने जाओगे तो इतनी बैटिंग डेप्थ आपके पास है भी नहीं कि आप पुल ऑफ कर लो उस चीज़ को. ठीक है. तो स्टिक टू व्हाट हैज़ बीन वर्किंग फॉर यू. वन रिजल्ट डज नॉट डिफाइन योर सक्सेस और योर फेलियर. इट्स ओके. आरसीबी से हार के कोई बात नहीं, चेन्नई को हरा भी सकते हो. मूविंग फॉरवर्ड, की बैटल्स क्या होंगे हमारे. सबसे पहला की बैटल होने वाला है ऋतुराज गायकवाड वर्सेस भुवनेश्वर कुमार. भुवनेश्वर कुमार जिन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट सिर्फ 1 ओवर डाला, मुझे समझ में नहीं आया क्यों. इट वॉज अ पुअर कैप्टेंसी डिसीजन बाय पैट कमिंस. ऑन द अदर हैंड ऋतुराज गायकवाड आफ्टर स्कोरिंग 100
प्लस कप्तानी का प्रेशर भी है भाई, 4 मैचेस हार चुका है, टॉप 4 का स्पॉट अभी थोड़ा सा डाइसी है, तो ही वुड वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी हिमसेल्फ. वुड बी अ गुड बैटल इन द पावर प्ले टू सी कौन किसको डोमिनेट करता है, एंड इफ भुवनेश्वर कुमार गेट्स टू बोल मोर ओवर्स इफ ही गेट्स डोमिनेटेड. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी शिवम दुबे वर्सेस पैट कमिंस, अज्यूमिंग कि मयंक मार्कंडे को बॉलिंग कराएंगे ही नहीं जब दुबे होगा तो, क्योंकि पैट कमिंस इज दैट गाय. ऑल्दो पिछला मैच इसका बहुत गंदा गया आरसीबी के अगेंस्ट, बट ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स फॉर एसआरएच इन दिस टूर्नामेंट क्लियरली. एंड मिडिल ओवर्स में वही एक पेसर बन के बॉलिंग कर रहा होगा. उनादकट भी आएगा, बट आई थिंक प्रायर टू दैट पैट कमिंस, बिकॉज ही हैज मोर पेस एज वेल, लेफ्टी बैट्समैन के लिए वो ज़्यादा ऑकवर्ड एंगल क्रिएट कर सकता है, कमिंग फ्रॉम ओवर द विकेट अक्रॉस वाला एंगल क्रिएट कर सकता है. आई थिंक ही कुड बी ऑफ मोर थ्रेट टू शिवम दुबे, बट डोंट बी सरप्राइज, माइंड यू डोंट बी सरप्राइज अगर शिवम दुबे इन सब की तोड़ाई करे तो. शिवम दुबे को किसी भी मुंह से आप मना नहीं कर सकते इस वर्ल्ड कप के लिए जिस फॉर्म में वो चल रहा है. ही हैज़ बीन एक्सेप्शनल दिस IPL. इवन बिफोर दैट फॉर इंडिया ऑल्सो ही हैज़ बीन ग्रेट इन द पास्ट 2-3 सीरीज. जिस फॉर्म में वो है कोई बड़ी बात नहीं कि हर पेसर की पिटाई करे वो, बट पैट कमिंस हैज़ एन आउटसाइड चांस, एंड जो भी जीतेगा इस बैटल को मिडिल ऑर्डर्स को डोमिनेट करेगा. नेक्स्ट इज ट्रेविस हेड वर्सेस मुस्तफिजुर रहमान या फिर पति राणा. इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो बॉलिंग करने वाला है पावर प्ले में. क्या ट्रेविस हेड अपना वही नेचुरल गेम खेल पाएगा इस क्वालिटी ऑफ बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट भी? ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि एसआरएच वंस अगेन विल रिलाई हेविली ऑन देयर टॉप ऑर्डर कि उनसे स्टार्ट अच्छी मिल जाए. वो नहीं मिलेगी ना तो इनका पूरा गेम प्लान खराब हो सकता है. तो बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर्स ऑफ पति राणा और मुस्तफिजुर रहमान, और बोथ अगर दोनों बॉलिंग करते हैं पावर प्ले में तो अगेंस्ट ट्रेविस हेड उसको आउट करना बहुत जरूरी है. इवन अभिषेक शर्मा बाय द वे. एंड लास्टली क्लासन हमारा जब मिडिल ऑर्डर बैटिंग करने के आएगा, हिम वर्सेस जडेजा एंड मोइन अली एज द स्पिनर्स. ये दोनों क्या करते हैं क्लासन के अगेंस्ट देखने में बहुत मजा आएगा. क्लासन वंस अगेन गॉट आउट वेरी अर्ली इन द गेम अगेंस्ट एसआरबी क्या था भाई, आरसीबी, एंड ही हैज शोन a certain level of discomfort against spinners. He looks much more comfortable against pacers. Being a South African, it is natural. चेपॉक पे क्या जडेजा, क्या मोइन अली, कैन दे ट्रबल क्लासन, या फिर क्लासन उनको डोमिनेट करने वाला है, एंड ही विल प्ले द रोल दैट दुबे इज प्लेइंग इन द मिडिल ऑर्डर फॉर CSK. वो भी बहुत क्रूशल होगा. जस्ट लाइक कमिंस और दुबे का जो बैटल है वो CSK की बैटिंग के लिए बहुत क्रूशल है. सिमिलरली क्लासन और जडेजा या फिर मोइन अली का जो बैटल होने वाला है वो एसआरएच की बैटिंग के लिए बहुत क्रूशल है. सो मूविंग फाइनली टू द प्रेडिक्शंस. ठीक है, क्या यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करें इस मैच से? देखो एसआरएच ऐसी टीम है जो कि किसी भी टीम को हरा सकती है. अभी दे डोंट नीड फॉर्म ऑन देयर साइड. अगर उनका दिन है, उनका जो इंटेंट है वो इंप्लीमेंट हो रहा है सही से, दे विल बीट एनीवन एंड एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस, रिगार्डलेस कि वो चेपॉक पे एक भी मैच जीते या नहीं जीते. चेन्नई इनफैक्ट ऑफ लेट फॉर्म भी थोड़ा खराब रहा है, 2 मैचेस लगातार हारे हैं. चेपॉक पे ही अभी बिगेस्ट चेस एवर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL कंसीड करके आ रहे हैं अगेंस्ट टॉयनेस एंड LSG. बट आई स्टिल थिंक यहां पे शायद एक एडवांटेज चेन्नई के पास है. मैं थोड़ा सा सरप्राइज दूंगा अगर चेन्नई फिर से ये मैच अपने घर पे हार जाए. 2 मैचेस लगातार घर पे हारना चेन्नई नहीं करती ऑफ ऑल टीम्स. तो मैं पर्सनली थोड़ा सरप्राइज तो हूँगा, इवन डिस्पाइट द फैक्ट कि एसआरएच इतनी अच्छी टीम है. बट क्योंकि चेपॉक में ये मैच है ना, सिर्फ और सिर्फ उस फैक्टर की वजह से मुझे लगता है कि चेन्नई के पास एक एडवांटेज है. और ये मैं किसी भी और टीम के लिए नहीं बोलता, किसी भी और टीम के पास इतनी तगड़ी होम एडवांटेज नहीं होती जितनी चेन्नई के पास होती है. इस होम एडवांटेज को नलिफाई करा जा सकता है बहुत हद तक अगर एसआरएच टॉस जीत जाए तो. बट अगर एसआरएच टॉस हार जाती है तो स्पेशली आई थिंक कि शायद चेन्नई के पास एक अपर हैंड रहेगा यहाँ पे. ठीक है, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इनफ ऑफ क्रिकेट. नाउ लेट्स मूव टू फुटबॉल एंड वी हैव वन टॉपिक टू डिस्कस हियर, अ वेरी क्रूशल वन. देखो ये सेगमेंट के स्टार्ट से पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्या करने वाले हैं, आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है. आई एम अवेयर ऑफ दैट. ठीक है, इफ यू आर अ बार्सा फैन, कोई भी जो तुम्हें बता रहा है कि चावी के रुकने से सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ ही हैं, वो तुम्हें पूरी पिक्चर नहीं दे रहा. कोई भी जो तुम्हें बता रहा है कि चावी के रुकने से सिर्फ बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं, वो भी सही पिक्चर नहीं बता रहा है. सच जो है वो ग्रे है, इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट. सच ये है कि काफ़ी नुकसान भी हैं और काफ़ी फ़ायदे भी हैं चाबी के रुकने के. तो मैं इस सेगमेंट में 11 पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ. ठीक है, 7 पॉइंट उसमें होंगे कि क्यों ये प्रॉब्लमैटिक है बार्सिलोना के लिए, एंड 4 पॉइंट ऐसे होंगे जो कि बताएंगे कि क्यों चाबी का रुकना एक्चुअली में अच्छा भी है.
तो हमें इस सेगमेंट को अप्रोच एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से करना है. हमें अपना जो फैंडम है या फिर जो ऑब्सेशन है फॉर चावी बिकॉज ही इज़ अ लेजेंड ऑफ आवर क्लब, एक बार वो साइड में रख के लॉजिकली सोचना है इस मूव के बारे में. एंड अगर तुम एक चावी सपोर्टर हो और मान लो मैं चावी के अगेंस्ट कुछ बोल रहा हूँ, या फिर तुम चावी हेटर हो और मैं चावी के प्रो कुछ बोल रहा हूँ, तो हम सब ना सेम टीम में ही हैं. हम सब बारसा के सपोर्टर ही हैं. हम सब बारसा का भला ही चाहते हैं. तो ऐसा नहीं कि हमें आपस में डिबेट करनी है, हमें मिलकर कलेक्टिवली एक सोल्यूशन पे आना है. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है सेगमेंट से? आपको सच्चाई बताना. जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा 11 के 11 पॉइंट्स फैक्ट्स और लॉजिक के साथ बेस करूंगा. इफ़ यू थिंक और डिसएग्री विद एनीथिंग प्लीज फील फ्री टू कमेंट, बट डोंट कमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कमेंटिंग. लिसन टू द आर्ग्यूमेंट्स केयरफुली, वॉच द वीडियो ट्वाइस इफ यू वांट टू. समझो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को, फिर भी कोई फैलेसी उसमें लगती है, फील फ्री टू कमेंट. ठीक है, पहले हम लोग व्हाट इज बैड, जो 7 पॉइंट्स नेगेटिव है चाबी के रुकने से, उनसे स्टार्ट करेंगे. देन विल एंड द वीडियो ऑन अ गुड नोट. ठीक है, जो 7 प्रॉब्लम्स हैं, देखो जब चाबी ने अनाउंस किया था अपना डिपार्चर जनवरी में, तब हमने 2 पॉडकास्ट शूट करे थे. उसमें आधा पौना घंटा दोनों पॉडकास्ट में हमने चाबी के ऊपर बातें करी थी. मैंने खुद भी अपने वो पुराने पॉडकास्ट जाके रिवॉच करें, काफ़ी सारे पॉइंट्स निकाले, बिकॉज ऑल दोज पॉइंट्स स्टिल होल्ड ट्रू. And let me convince you on why Chavi staying maybe is not a good idea. ठीक है, अच्छी बातों पे आएंगे बाद में. सबसे पहला पॉइंट, और मैं हर एक आर्ग्यूमेंट को जो कि लोग चावी के प्रो में बोलते हैं सबको टैकल करूंगा यहाँ पे. चावी एज अ गाय, फर्स्टली लेट्स स्टार्ट ऑन अ लाइटर नोट, फिर हम और इंटेंस होंगे. द गाय हु हैज बीन गोइंग बैक ऑन हिज वर्ड एवर सिंस दिस सीजन बिगैन. It is never a good sign to see a guy constantly going back on his word. अपने जो कुछ बोल रहा है वो करके नहीं दिखा रहा. ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. एंड कई लोग कहेंगे कि यार ये क्या ही पॉइंट है, मैटर तो नहीं करता. नहीं भाई, मैटर करता है. Being a manager is not about going out on the field and playing with the ball. It is much more about the personality. And I don't like the personality of a guy who keeps coming back on his word. जो बंदा अपने शब्दों की रिस्पेक्ट नहीं करता, उससे मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? बताता हूं क्यों. ठीक है, पहले भाई साहब ने कहा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव ट्रॉफी जीतना है. अगर हम लोग ट्रॉफीलेस जाएंगे सीजन में तो मैं क्लब छोड़ दूंगा. ये इसने कहा है, ये ऑन रिकॉर्ड है बाय द वे. फिर कुछ हफ्तों के बाद जब उसने रियलाइज करा कि ट्रॉफी तो नहीं आने वाली, तो उसने स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर दिया. कहता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव इस सीजन में कंपेटिटिव होना है. अगर हम कंपेटिटिव नहीं होंगे तो मैं क्लब छोड़ दूंगा. फर्स्ट टाइम व्हेन ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड, जब उससे रियलाइज करा कि हम कंपेटिटिव भी नहीं हो रहे हैं, जब वो एथलेटिक वाला गेम है, वो विलारियल वाला गेम वगैरह हुए थे, तब उसने अनाउंस कर दिया कि वो छोड़ के जा रहा है. एंड मैंने वो जनवरी वाले पॉडकास्ट में कहा था कि रियली रिस्पेक्ट चावी, कि उस बंदे ने अपने शब्द की रिस्पेक्ट करी, अपनी बात की रिस्पेक्ट करी, अपनी बात पे पलटा नहीं. भाई साहब अब भी पलट गए. दूसरी तीसरी बार देख रहा हूं मैं ये होते हुए. इतना ड्रामा करने के बाद अगर आप अपने शब्द पे पलट रहे हो, क्या मतलब मैं एज अ कैरेक्टर में क्या जज करूं आपको? इट इज नेवर अ गुड साइन. लाइक इट और नॉट, दिस इज अ कॉन ऑफ हैविंग चावी. दिस इज जेन्युइनली अ कॉन. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं. व्हाट इज बैड अबाउट दिस? चावी को जब भी पूछा जाए हम ट्रॉफीज क्यों नहीं जीत रहे, हम परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे, हमेशा बहाना आता है कि हम ट्रांजिशन में हैं अभी. एंड कई सारे क्विलर्स कहेंगे ये बात सच भी है, एंड मैं कहूँगा ये बात सच है, एक्चुअली में है, हम ट्रांजिशन में ही हैं, सच बात है. माई क्वेश्चन इज, अगर आप एक बारसा सपोर्टर हो, याद करो लास्ट टाइम हम कब ट्रांजिशन में नहीं थे. 2019-20 का सीजन याद है? 5 साल पहले की बात है, जब हमने 8-2 की पिटाई झेली थी बायर्न से. उस सीजन की बात कर रहा हूं मैं. तब से सुन रहा हूं मैं कि ट्रांजिशन चल रहा है. उस टाइम पे आंसू फाटी का डेब्यू हुआ था, रिकी पूछ जैसा प्लेयर थे, वो आर्थर मेलो जैसा प्लेयर था, सब नए नए प्लेयर्स आ रहे थे. ग्रीजमैन को लेके आए थे कि भाई अपने एक नया एरा शुरू हो रहा है. भाई 5 साल हो गए तो बना, तब से ट्रांजिशन ही चले जा रहा है. उतने में मैड्रिड जो है ट्रांजिशन करके 2 यूसीएल भी जीत गई भाई. एंड जो लोग कहते हैं ना मैड्रिड से कंपेयर ना करो, मैं तो कंपेयर करूंगा, करना पड़ेगा. अपने स्टैंडर्ड्स मत भूलो. कौन सा ट्रांजिशन है जो 5 साल चलता है? और तुम्हें क्या लग रहा है अगले 2 साल में ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाएगा? वो भी नहीं होने वाला. तो 7-8 साल, ऑलमोस्ट अ डेकेड हम ट्रांजिशन में ही फंसे हुए हैं. ये कौन सा ट्रांजिशन है भाई? ये क्या चल रहा है?
एंड हाउ डू वी जस्टिफाई दिस एज बार्सा फैंस? आई थिंक नो बडी शुड जस्टिफाई द फैक्ट कि हम एक ट्रांजिशन में कुछ ज़्यादा ही समय से हैं. कोई मना नहीं कर रहा कि हम ट्रांजिशन में नहीं हैं, हम हैं, लेकिन इतना लंबा चल क्यों रहा है? कोई भी फैक्टर्स हो, ये सही क्यों नहीं हुआ अभी तक? एंड चावी को किसने लाया गया था? वाई कुड ही नॉट एक्सेलरेट दिस प्रोसेस? समथिंग टू बी थॉट ऑफ. ठीक है, फॉरगेट द एक्सक्यूज ऑफ ट्रांजिशन. अगर आप ट्रांजिशन वाले एक्सक्यूज पे थे भी, आपकी टीम इतनी बुरी कभी भी नहीं थी कि आप यूसीएल से 2 लगातार सालों में ग्रुप स्टेज पे बाहर हो जाओ. टेल मी एनी अदर मैनेजर नॉट नेम्ड चावी जिसको इतना एक्सेप्ट किया जाता. एंड जो ग्रुप स्टेज से बाहर हुए सो है, गैलाटासराय से यूरोपा लीग में हार रहे हैं, घर पे यूनाइटेड से हार रहे हैं. दिस हैज नो एक्सक्यूज. दिस नीड्स टू बी कॉल्ड आउट. तुम कितने भी बुरे ट्रांजिशन में हो, बारसा की टीम इतनी बुरी कभी भी नहीं थी कि इस इतनी नीचता तक गिरे हम लोग. एंड ये चावी के अंडर हुआ है. इसका जो ब्लेम है वो चावी पे जाएगा ही जाएगा. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड द थर्ड पॉइंट, द कंपैरिजन विद मैड्रिड. वी शुड स्टॉप द एक्सक्यूजेस ऑफ नॉट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद रियल मैड्रिड. कोई भी बंदा मुझे आंखों में आंखें डाल के ये कह सकता है अगर कि मैड्रिड एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन did not have the most depleted squad amongst all the top clubs. भाई प्लीज लुक बैक एट द हाईलाइट्स, गो बैक एंड देखो कितनी इंजरीज थी उनके पास. एक सेंटर फॉरवर्ड तक नहीं है उनके पास अभी तक. उसके बावजूद दे विल मोस्ट लाइकली विन द यूसीएल. दे आर विनिंग द ला लीगा. दे हैव ह्यूमिलिएटेड अस एवरी सिंगल टाइम इन द एल क्लासिको दिस ईयर. क्या एक्सक्यूज है? कई लोग कह रहे हैं पता हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है. आपको पता है मैड्रिड ने पिछले 10 सालों में जितना पैसा खर्चा है ना उससे ज़्यादा कमाया है. विच मीन्स इफ दे वांटेड काफ़ी सारी 100 मिलियन की साइनिंग कर सकते थे ये लोग. आज तक पिछले 3-4 सालों में सिर्फ एक ही 100 मिलियन की साइनिंग हुई है, बेलिंगम. तो हम क्या एक्सक्यूज दें? हम कहां से बहाना लेके आऊं मैं इसके लिए? मैड्रिड राइट नाउ इज फॉर श्योर अ सुपीरियर टीम, कोई मना नहीं कर रहा है इस बात के लिए. बट उस पोजीशन तक वो हमसे पहले कैसे पहुंच गए डिस्पाइट बीइंग मोर डिप्लीटेड? देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दिस. प्लीज डोंट गिव एनी एक्सक्यूज ऑन दिस. ठीक है, एंसेलोटी की अगर मैं बात करूं ना, एंसेलोटी को तुम्हें लगता है कि वो रोता नहीं है इस बात को लेके अंदर ही अंदर? कितनी बार रूमर्स निकल के आए कि एंसेलोटी गुस्सा है मैड्रिड के बोर्ड से कि उसको कभी ये रिप्लेसमेंट साइन करके नहीं दी जा रही, विंटर ट्रांसफर विंडो में कोई लोन साइनिंग नहीं दी जा रही, बेचारे की डिप्लीटेड स्क्वाड पड़ी हुई है उससे से निकाल रहा है. वो मजाक है क्या? पर चावी को तो पूरा रोना करना है कि मेरे को ये नहीं दिया, मेरे को वो नहीं दिया, ये नहीं दिया. भाई गुंडोगान आ गया यार, लेवेंडोस्की आ गया. भाई आर यू सीरियसली टेलिंग मी कि इस साल जो हमारी टीम थी ऑन पेपर वो अच्छी नहीं थी? एंसेलोटी के पास इतने सारे रीजंस थे रोने के लिए, येट ही इज विनिंग द ला लीगा, विल प्रॉब्ली विन अनदर यूसीएल एज वेल. ये एक्सक्यूज मेंटालिटी को तुम डिनाई नहीं कर सकते हो. ठीक है, एंड कई लोग कहेंगे फिर भाई चावी को कोई एम्बैरेसिंग थोड़ी एंसेलोटी से, उसके ऊपर भी आएंगे. नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्थ पॉइंट इज द ड्रीम दैट एवरीबडी वॉज सेलिंग इन द नेम ऑफ चावी कि हमारी मेंटालिटी चेंज होगी. भाई इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है. जब चावी पहली बार मैनेज करने के लिए आया था बारसा में, वो जो आधे सीजन के बाद आया था, वो थोड़ा बहुत वहां पे हमें मेंटालिटी शिफ्ट देखने को मिला था, जब हमने 4-0 हरा दिया था मैड्रिड वगैरह को. 2 साल हो गए भाई, कोई घंटा मेंटालिटी शिफ्ट नहीं हुआ है. और अब तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं है. यू गॉट रिड ऑफ ऑल दी ओल्ड ब्लॉक्स इन द टीम. मेसी नहीं रहा, मेसी की तो मेंटालिटी इशू थी भी नहीं. पीके नहीं रहा, एल्बा नहीं रहा, बुस्केट्स नहीं रहा, जिनके ऊपर कहा जाता था, पूरा ब्लेम डाला जाता था कि ये जो है इनकी मेंटालिटी की वो है, प्रॉब्लम है, ये यंगस्टर्स पे भी ऐसा इफेक्ट करेंगे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मेंटालिटी के नाम पे गुंडोगान को भी ले आया हो भाई, जो कि ओपनली कॉल आउट करता है कि ये बारसा की मेंटालिटी क्या बकवास है ये. तो चावी ने आज की डेट पे, जब चावी आया था हमारी जैसी मेंटालिटी तब थी, और आज की डेट पे जैसी है ना, इट इज फ्लैट सेम, कोई चेंज नहीं हुआ है. डोंट फॉल फॉर द ट्रैप जो ये आपको ये सपना सेल कर रहा है ना कि हमारी मेंटालिटी में चेंज है. चावी का बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट था उस टाइम पे, मुझे याद है. ये कोई फर्क नहीं आया उस चीज पे. चावी हैज फेल्ड मिजरेबली ऑन दिस एस्पेक्ट, द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द गेम. चावी हैज फेल्ड मिजरेबली. एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल पता क्या है? चावी की खुद की मेंटालिटी देख लो भाई. आई नो इट हर्ट्स टू लिसन टू द ट्रूथ बिकॉज चावी हमारा इतना लेजेंडरी प्लेयर है, बट पॉइंट वही है, ही इज अ लेजेंडरी प्लेयर, नॉट अ लेजेंडरी मैनेजर.
एंड सच जो है वो सच है, ठीक है। गुंडोगान ने खुद इतना कॉल आउट करा है कि भाई क्या मेंटालिटी है टीम की, कम बैक नहीं कर पाते, बॉटल कर देते हैं गेम्स को। एंटवर्प के अगेंस्ट हम लोग मैचेस हार के आ रहे हैं, पहले 2 मिनट के अंदर गोल कंसीड कर रहे हैं। क्या मेंटालिटी है भाई, क्या मेंटालिटी है? कुछ मेंटालिटी नहीं है। एंड दिस नाउ शिफ्ट द पॉइंट टुवर्ड्स चावी हिमसेल्फ, जो 5th पॉइंट होने वाला है मेरा। चावी की खुद की मेंटालिटी क्या है? क्राइंग फॉर द पोस्ट ऑफ द मैनेजर, मीडिया को ब्लेम करना। इससे ज़्यादा पथेटिक चीज़ मैंने कभी नहीं देखी, इससे ज़्यादा कायरों वाली चीज़ मैंने कभी नहीं देखी भाई। जो लोग सब ट्विटर पे आके सपोर्ट कर रहे थे ना कि एकदम सही बोला है चावी ने, कि प्रेस ऐसा करती है वैसा करती है, सब बकवास है, सब बकवास है। तुम्हें क्या लगता है बाकी बड़े क्लब्स में ये नहीं होता है? चावी स्पेशल है या बार्सा स्पेशल है? तुम्हें क्या लगता है एंसेलोटी ने यूसीएल और ला लीगा दोनों जिताए थे 21-22 वाले टाइम के आसपास, और उसको अगले साल सैक करने की बातें हो रही थी। अगर चावी के साथ ही हो जाए ना, वो पिच पर रोना शुरू कर देगा। अभी आपने सिर्फ 1 ला लीगा टाइटल जीता 3 सालों में, और बातें ऐसे कर रहे हो कि पता नहीं 10 यूसीएल जिताने के बाद आपको क्वेश्चन किया जा रहा है। क्यों ना क्वेश्चन करें भाई? अगर आपको पेप गार्डियोला ने साफ साफ बताया था मैनेजर की जॉब ज्वाइन करने से पहले कि स्पेन में क्या हाल होता है, ऐसा तो नहीं कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, है ना? आपको पूरा पता था कि आप किस चीज़ के अंदर घुस रहे हो, साफ साफ पता था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको पता था ये चीज़, इसीलिए आपने एक बार पहले रिजेक्ट भी कर रखा था बार्सा को, जब पहले आपको अप्रोच किया गया था। तो यू आर कंप्लीटली अवेयर। उसके बाद भी आपने पब्लिकली रोना करा है। दिस शोज पुअर मेंटालिटी, दिस शोज अ क्राई बेबी मेंटालिटी, दिस शोज एन एक्सक्यूज मेंटालिटी, ठीक है। और क्या पॉइंट्स है मेरे यहाँ पे? पहली बात तो जो इफ यू रिमेंबर, इसने एक सर एलेक्स फर्गसन का भी एक वो दिया था एग्जाम्पल, कि दिस इज द यू आर द रीजन वाई बार्सा में कभी एक सर एलेक्स फर्गसन नहीं होंगे। दैट वाज सच अ स्टूपिड स्टेटमेंट भाई। सर एलेक्स फर्गसन जैसा कोई भी बंदा आज के डेट में किसी भी क्लब में नहीं होगा। पता है क्यों? सर एलेक्स फर्गसन को अपनी पहली ट्रॉफी जीतने में यूनाइटेड से पता कितने साल लगे थे? कुछ 6 से 8 साल लगे थे। पहले के 6-8 साल में ही वॉज ट्रॉफीलेस, 0 ट्रॉफीज। आज की डेट में ऐसा हो सकता है कहीं पे भी? तो ये सब बार्सा से रिलेटेड बात नहीं है। ये मीडिया सब बार्सा को स्पेशली टारगेट नहीं कर रही है। ये आज का मॉडर्न फुटबॉल ही ऐसा है जहां पे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन क्विक होती है। मे बी इट इज अनफेयर बट इट इज सेम फॉर एवरी मैनेजर। यू आर नॉट द स्पेशल केस हियर, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड 6 पॉइंट पे चलते हैं। देयर इज अ क्लियर सेंस ऑफ अ स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर चावी एंड स्टिल ही क्राइज। तुम सब लोग जो भी अभी प्रो चावी हो, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो और मुझे बताओ, अगर चावी का नाम हटा दो वहां से, कोई और बंदा होता और उसने ये सब करा होता अभी तक, 2 बार ग्रुप स्टेज में एग्जिट, 2 बार यूरोपा लीग की ह्यूमिलिएशंस, ला लीगा में इतनी गंदी तरीके से पिटना, फिर पब्लिकली रोना करना, इंपॉर्टेंट मैचेस में खुद गाली गलोच करके रेड कार्ड लेके चले जाना, क्या वो मैनेजर अभी बार्सा में टिका होता? क्या तुम उसको इतना सपोर्ट कर रहे होते? क्या लपोर्ता उसके पीछे इतना पड़ा होता रुकने के लिए? तो मेरे से ये तो कहना ही मत कि चावी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला है। एंड दिस इज व्हाई दिस इज सो अब्सर्ड कि इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी वो इतना रो रहा है भाई। इतना स्पेशल ट्रीटमेंट तो कोमन को भी नहीं मिला था यार। कीके सेटियन को तो एक पूरा सीजन भी मैनेज करने नहीं दिया। और जो लोग कह रहे चावी तो हमारा लेजेंड है, पहली बात वो क्लब का प्लेयर, एज अ प्लेयर एक लेजेंड है, एंड वो रोनाल्ड कूमन भी था, उसको तो नहीं मिला इतना। सेकेंडली, किस बात का स्पेशल ट्रीटमेंट भाई? क्या क्रेडेंशियल्स है चावी के एज अ मैनेजर? क्या क्रेडेंशियल्स है? कुछ नहीं है ना। मैं समझ सकता हूं अगर ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा हो पेप गार्डियोला को, भाई उसने प्रूव कर रखा है। चावी का जो पूरा हुआ है और जो स्पेशल ट्रीटमेंट है वो इट इज बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट प्लेयर फॉर बार्सिलोना। एज अ मैनेजर उसके बार्सिलोना छोड़ो कहीं भी कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, यूरोप में कहीं भी कुछ भी नहीं है। कैन यू इमेजिन चावी की जगह कोई और मैनेजर लेके आओ जिसने आज तक यूरोप में एक भी टीम को मैनेज नहीं करा है, कहीं कतर वतर में मैनेज करके आ रहा है, एंड वो यहां पे ऐसी हरकतें कर रहा है, पब्लिकली इतना ड्रामा करना, ऑन फील्ड पिटाई खा रही है बार्सा, यूसीएल से बाहर हो रही ग्रुप स्टेज में। क्या तुम्हें लगता है चावी की जगह कोई और ऐसा बंदा होता वो टिकता? और फिर मेरे को जरा ये बता दो कि स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, मिल रहा है ना। तो क्या चावी इतना अनग्रेटफुल नहीं है कि इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी इतना रो रहा है? कोमन ने 2 लाइनें बोल दी थी निकलने के बाद कि मेरे को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला, इतना चावी को मिल रहा है, तो सब पीछे पड़ गए थे उसके। और चावी भी जितना रो रहा है सब उसके सपोर्ट में, क्योंकि
एवरी फैन ऑफ आवर जनरेशन हैज अ हैंगओवर ऑफ हिम एज अ प्लेयर. ये फैक्ट है, इसको मना नहीं कर सकते तुम. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, एक जो चावी के लिए बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि चावी, क्योंकि एज ए सेट कोई क्रेडेंशियल्स है नहीं एज अ मैनेजर. अभी तक चावी का बार्सिलोना के साथ भी कोई रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा कि भाई बहुत 2-3 साल में बहुत अच्छा कर दिया. तो एक और बड़ा सेलिंग पॉइंट पता क्या है, कि ये हमारा डीएनए जानता है, ये हमें इन एंड आउट जानता है एज अ क्लब. और सो हमें जो है बहुत ही ज़्यादा अपने जो रूट्स हैं ना उससे जोड़ के रखेगा, हमें हमारा जो ड्रीम प्ले है उसके पास लेके जाएगा. देखो भाई, बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, ये सब ना बकवास की बातें होती हैं. आज के टाइम पे रिजल्ट्स मैटर करते हैं. जो बार्सा की आइडियोलॉजी है ना कि वी डोंट जस्ट वांट टू विन बट वी वांट टू प्ले ब्यूटीफुल फुटबॉल एंड वाइल विनिंग, बहुत ही अच्छी मेंटालिटी है, वन ऑफ द बेस्ट मेंटालिटीज आउट देयर. बट इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं, ब्यूटीफुल प्ले एंड विनिंग. एंड प्रायोरिटी हमेशा पहले विनिंग और फिर ब्यूटीफुल प्ले की होती है. डोंट कंफ्यूज इट अदरवाइज. तुम सुंदर फुटबॉल खेल के अगर 5-0 हार रहे हो ना और ट्रॉफी लेस जा रहे हो तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना सुंदर फुटबॉल खेल रहे थे, तुम गए ट्रॉफी लेस ही हो. मैड्रिड को कितनी भी गाली दे दो, कितना भी पाक दबस कर लें, कितना भी नेगेटिव फुटबॉल खेल लें, यूसीएल जीतते हैं. I'd rather have the UCL. तो ये जो चावी का सेलिंग पॉइंट है कि ब्यूटीफुल फुटबॉल एंड बार्सा डीएनए, बहुत अच्छी बातें हैं, बट ये एक वांट है, ये एक डिजायर है. नीड पता है क्या है? नीड ट्रॉफीज है. नीड पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, वांट पे हो सकता है. प्रायोरिटी पहले अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करोगे ना, फिर उसके ऊपर डिजायर्स और आते हैं, वांट्स और आती हैं. समझ रहे हो? दाल रोटी चावल जो है वो हमारे नीड है, पिज्जा डिजायर है. डोंट गेट दिस अदरवाइज. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, छठे पॉइंट पे आते हैं. ठीक है, विच इज द एक्सक्यूज कि यार चावी ने इतना गंदा कुछ करा नहीं है. इट इज काइंड ऑफ द मिस्टेक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स जिनकी वजह से हम लोग ने ये सीजन टैंक कर दिया, राइट. एंड दिस इज ऑल्सो सच ए स्टूपिड आर्ग्यूमेंट बिकॉज आई नो कैंसलो ने अच्छी डिफेंडिंग नहीं करी, कोई फालतू की पेनल्टीज दी हैं, अराहो ने वो रेड कार्ड खा लिया, कोई मतलब नहीं था सेंस उसका. गेस व्हाट, अगर इस टीम में फॉर एग्जांपल मेसी होता एंड 2019 वाले सीजन की तरह हर मैच में वो कैरी कर रहा होता, वेयर ही वुड स्कोर 1 गोल फ्रॉम फ्री किक, 1 फ्रॉम आउट ऑफ द बॉक्स, बैंगर मार रहा है, या फिर उसके जगह कोई भी और प्लेयर ले लो तुम, उसके वजह से मान लो बार्सा मैचेस जीत रही है, ट्रॉफी भी जीत जाती है बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑफ सम प्लेयर्स. एट द एंड ऑफ द डे वो ट्रॉफी किस मैनेजर के अंदर आएगी? चावी के अंदर, है ना, क्योंकि चावी उस टाइम पे मैनेजर है. तो अगर अभी हमारी टीम में से कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखा रहा है जिसकी वजह से हम मैचेस जीत रहे हैं, अल्टीमेटली मैचेस जीत तो चावी के अंदर ही रहे हैं ना, क्रेडिट किसको जा रहा है? चावी को ही जा रहा है ना. तो भाई जब इंडिविजुअल एरर्स से आप मैचेस हारोगे ना तो ब्लेम भी फिर चावी को ही लेना पड़ेगा. ये नहीं होता कि जब इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से हमने एक हारा हुआ मैच जीत लिया तो उसके 2 पॉइंट से क्रेडिट चावी को चला गया, बट अब हार रहे जीता हुआ मैच तो चावी को ब्लेम नहीं जाएगा ना. भाई ऐसा नहीं होता. सीजन के एंड पे ना आदमी हर मैच को जाकर रिवाइंड करके हाईलाइट नहीं देखता कि इस मैच में इंडिविजुअल एरर हुआ था, इस मैच में टीम हारे थे ना. सीजन के एंड में पॉइंट्स देखे जाते हैं और रिजल्ट देखे जाते हैं. नहीं हुआ तो आपकी गलती, हुआ तो आपका क्रेडिट. चावी के साथ भी ऐसा ही है. जब उसका श्रेय, इंडिविजुअल ब्रिलियंस का श्रेय भी चावी को मिलेगा ना, तो जो बुराई है इंडिविजुअल एरर्स की वो भी चावी को लेनी पड़ेगी. और ये हर मैनेजर के लिए, चावी को स्पेशल केस नहीं है इसके अंदर. लास्ट पॉइंट विच इज सेटलिंग विद मीडियोक्रिटी. ये मैं बार्सा फैंस के लिए बोलना चाहता हूँ. ठीक है, मैंने ऑफलाइन नोटिस करा है बार्सा फैंस में एक सेंटिमेंट आ रहा है दैट वी हैव समहाउ बिकम ओके विद गोइंग ट्रॉफीलेस. अभी मैंने मैड्रिड वाला जो हमारा मैच हुआ था उसका रिव्यू निकाला था, कई लोगों ने उसमें कमेंट करके ना डिफेंड करा है बार्सा को कि यार मतलब क्या ही कर सकते हैं, मैड्रिड बेटर है, ये है वो है, हम फेजेस में अच्छे थे. वंस अगेन सब बकवास है. इतने बेकार हम नहीं है ऑन पेपर, कोई बहाना नहीं है हमारे पास कि हम मैचेस क्यों नहीं जीत रहे. ट्रॉफीलेस जाना, मैं समझ रहा हूँ ला लीगा नहीं जीते, मैं समझ रहा हूँ यूसीएल नहीं जीते, तुम डोमेस्टिक कप भी नहीं जीत पा रहे यार. एक हम बड़ी साइलेंटली पता है वी हैव स्टार्टेड बिकमिंग ओके विद नॉट विनिंग एनी ट्रॉफीज. हम में और आर्सेनल में फर्क क्या है? फिर क्या फर्क है? आर्सेनल का भी तो बहुत तालियां बज रही है ना आजकल, बड़ा अच्छा खेलते हैं, बड़ा सुंदर खेलते हैं. ट्रॉफी कितनी है? कितनी ट्रॉफी है? ट्रॉफी एंड में सिटी और लिवरपूल ही लेके जा रहे होते हैं ना. क्या कर लिया आर्सेनल ने? सुंदर खेल के क्या कर लिया? ट्रॉफी लेस ही जा रहे हैं ना. उनमें और यूनाइटेड में फर्क क्या है? दोनों ट्रॉफी लेस है. एंड यूनाइटेड इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस. दैट क्लब हैज बिकम सो ओके विद नॉट विनिंग एनीथिंग कि कैरबो कप जीत के भी ऐसे पागलों के देश सेलिब्रेट करते हैं कि यूसीएल जीत गए हो.
भाई मैं नहीं चाहता बारसा इस लेवल पे आ जाए. डोंट बी ओके विद मीडियोक्रिटी, नो मैटर हाउ बैड योर सिचुएशन इज. ये आपको पता भी नहीं चलेगा आपके दिमाग में कब ये बात फैल जाएगी. नेवर बी ओके विद मीडियोक्रिटी. मैंने ये चीज उस पॉडकास्ट में कही थी जनवरी में कि इन द होप ऑफ परसुइंग द बेस्ट पॉसिबल फिट एज अ मैनेजर फॉर बार्सिलोना, don't get afraid with the risk of sacking Xavi and therefore settle for mediocrity. Xavi is not that guy as of now. It is clear. He is not that guy who will take Barcelona to his glory days. He could be a stepping stone towards it. But he is not that guy who will see us till the end of the road, where we finally achieve the ultimate glory of our old days. He is not going to be that guy. So don't be afraid to move on from him in the pursuit of that guy who will take us to the next level. क्योंकि चावी को छोड़ने में रिस्क है, क्योंकि रिस्क तो हर चीज में है भाई. एंड शायद ये मूव अगर हम चावी को साथ कर भी देते तो शायद काम ना करता, शायद हमें इससे बेकार मैनेजर एक मिलता. बट वी शुड नेवर स्टॉप द परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस. बट नाउ कमिंग टू द पॉजिटिव पॉइंट्स. 4 पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं चावी के. आई होप आई हैव मेड द केस अगेंस्ट चावी वेरी क्लियर. कुछ पॉइंट्स चावी के फॉर में भी आते हैं, ठीक है. फॉर में सबसे पहला पॉइंट विच इज द मोस्ट लॉजिकल वन, भाई थैंक गॉड चावी रुक रहा है, क्योंकि नहीं होता तो अब तो लग रहा था कि राफा मार्केज ही आने वाला है. चावी के रुकने का एक भी सेंस नहीं बनता था अगर हांसी फ्लिक आ रहा था तो. मैं तो अभी भी कहूंगा फॉरगेट द टैक्टिक्स, आई नीड दैट गाय फॉर द मेंटालिटी. मैं चाहता हूं एक ऐसा बंदा जो कि छड़ी लगा के रखे प्लेयर्स के ऊपर. मोर देन द टैक्टिक्स राइट नाउ आई थिंक अ प्लेयर्स नीड द मेंटालिटी. मड्रिड के पास कोई टैक्टिक्स है क्या? बहुत ज़्यादा. सिर्फ और सिर्फ मेंटालिटी से गेम निकालते हैं. यू डोंट ऑलवेज नीड टैक्टिक्स. ये भी बारसा का ऑब्सेशन है कि टैक्टिकली परफेक्ट होना, परफेक्ट पास क्रिएट करके एकदम टैप इन वाला गोल क्रिएट करना टिकी टाका से. ये सब नहीं होता. गेम यहाँ से शुरू होता है. अगर हांसी फ्लिक नहीं आ रहा था, विच आई थिंक वंस अगेन इट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज आई थिंक हांसी फ्लिक वांटेड टू कम, बट इन लोगों ने चावी को फिर भी ऊपर चूज करा. दैट इज रॉन्ग बाय बारसा, विच इज वाई आई वुड नॉट वांट चावी. अगर हांसी फ्लिक आ सकता था तो. बट अगर बात ये थी कि चॉइस है राफा मार्केज और चावी के बीच में, तब तो इट मेक्स ऑल द मोर सेंस कि चावी को रोको और 1 साल एक्सटेंड करवाओ, फिर तो सेंस बनता है. एंड दिस इज दैट वन पॉजिटिव कि शायद अगर चावी ना रुक रहा होता तो शायद राफा मार्केज आता हमारा, जो कि बारसा बी का कोच है. तो उससे तो बेटर है भाई चावी रख लो, ठीक है. वहां पर मैं एक लपोर्टला को एक फेयर पॉइंट दूंगा. सेकेंड पॉइंट, शायद अगर चावी ये एक और साल सी ऑफ कर ले अपने कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि अभी तक ये तो नहीं बोला कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर रहे हैं, बस बोला कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर रहा है अपना एग्जिस्टिंग, तो शायद 2025 में हमें एक ऐसा कोच मिल जाए जो कि अभी नहीं मिलने वाला था. एंड देन दिस कुड बी वर्थ इट, दिस वन मोर ईयर ऑफ चावी. एंड बाय दैट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. समबडी लाइक क्लॉप, इफ वी गाइज कैन बैक दैट और दैट लेवल, क्लोज टू दैट लेवल एटलीस्ट, तो फिर आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद चावी स्टेइंग फॉर दिस ईयर. बिकॉज देन आई एम अज्यूमिंग कि इस साल अगर चावी को छोड़ के हमें जो मैनेजर्स मिलते हैं उससे बेटर हमें अगले साल मिलने वाले हैं, प्लस फाइनेंशियल कंडीशन भी बेटर होंगी हमारी. अगर ऐसा है तो चावी के रुकने का सेंस बनता है. आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस वन मोर ईयर इन द परस्यूट ऑफ समथिंग बेटर इन द फ्यूचर. थर्ड पॉइंट विच इज ऑफ कोर्स द फाइनेंशियल बर्डन इज रिड्यूस्ड. चावी अगर रुक रहा है तो फाइनेंशियली इट इज ऑलवेज बेटर फॉर बारसा. नया मैनेजर आता है, ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, ट्रांसफर फी होती जो भी होती वगैरह वगैरह. सो फाइनेंशियली इट ऑल्सो मेक सेंस कि चावी अगर रुक रहा है तो हमें थोड़ा फायदा ही मिलने वाला है. थोड़ी हमारी अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है थोड़ा रिलैक्स रह सकती हैं, ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट विच इज आई डोंट नो इफ इट इज अ पॉइंट और नॉट बट रादर अ ड्रीम, कि जो हमारा जो फेरी टेल सपना है ना एज अ बारसा फैन ऑफ वॉचिंग अ गाय लाइक चावी, जो कि हमारे क्लब का लेजेंड रहा है एज अ प्लेयर, इतना बढ़िया सक्सेसफुल प्लेयर रहा है, वो एज अ मैनेजर भी सक्सेसफुल हो जाए हमारे क्लब में और हमारे क्लब को अपने पुराने वाले दिनों पे लेके जाए. वो जो सपना है वो अभी तक जारी है. एंड आई वुड लाइक टू एंड द पॉडकास्ट ऑन दिस नोट इटसेल्फ. ऐसा नहीं है कि मैं चावी के बहुत एंटी हूँ, बट जो मैंने 7 पॉइंट रखे आई थिंक लॉजिकली दे ऑल स्टैंड स्टिल, सब वैलिड है. बट मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा अगर उन 7 पॉइंट को चावी पीछे छोड़ के ये फेरी टेल को पूरा करे और बारसा को अपने ग्लोरी डेज पे लेके आए. फर्स्टली ही डिड इट एज अ प्लेयर, नाउ एज अ मैनेजर. इससे बेहतर क्या स्टोरी होगी फॉर एनी बारसा फैन, राइट? आई थिंक वी बोथ कैन एग्री ऑन दैट. ऑन दैट नोट, ऑन द पॉजिटिव नोट, लेट्स होप कि चावी जो है बारसा को नई हाइट्स पे लेके जाता है. अगला सीजन होपफुली थोड़ा और बेटर होता है, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर क्या एक्सपेक्ट करा जाए. लेट मी नो व्हाट यू एक्सपेक्ट.
एंड ऑल्सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। पसंद आया कुछ, अगर से वैल्यू कुछ मिली तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जो अगला पॉडकास्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसको भी जाके देखिए एंड वहाँ पे कमेंट करके बताइए आपको पॉडकास्ट कैसा लगा।